ये कहानी है एक छोटे से अनाथ बच्चे की, जब वो पहली बार अपनी लाइफ में एक ड्रैगन से मिलता है और ये ड्रैगन उसे खाने की बजाय उसे अपने बच्चे की तरह पालने का फैसला करता है। और फायर ड्रैगन किंग इग्नील उसे पढ़ना लिखना और यहाँ तक कि मैजिक का इस्तेमाल करके लड़ना भी सिखाता है, जब तक कि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन स्लेयर मेज नहीं बन जाता। एक ऐसा मेज जो कि फायर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि इस वर्ल्ड में काफी रेयर है और इसके पास इतनी पावर्स हैं कि वो इस दुनिया में किसी को भी आराम से खत्म कर सकता है। पर कुछ टाइम साथ रहने के बाद इग्नील उसे अचानक से छोड़कर गायब हो जाता है और ये बच्चा दोबारा से अनाथ हो जाता है। लेकिन वो एक बार दोबारा इग्नील से मिलना चाहता है, क्योंकि उसके मन में कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब बस इग्नील ही दे सकता है। तो इस कहानी की शुरुआत एक ऐसी धरती से होती है जिसका नाम है फियोरे, और इस धरती पर चारों तरफ मैजिक ही मैजिक है। इतना मैजिक कि यहाँ के घरों और दुकानों में भी मैजिक मिलता है और कुछ लोग तो इस मैजिक को बेचते भी हैं और कुछ के लिए ये एक आर्ट है। और इन बंदों ने इसे सीखने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी और इन्हीं को विजर्ड्स कहा जाता है। और ये सारे के सारे विजर्ड्स अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिन्हें गिल्ड्स कहा जाता है। और इस धरती पर ऐसे काफी सारे गिल्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा गिल्ड है जहाँ से हमेशा लेजेंड्स आते हैं और हमेशा आते रहेंगे। और इस गिल्ड का नाम है फेरी टेल। और ये नाम सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी छोटे से बच्चे की किताब हो जिसमें हजारों रोमांचक कहानियां हैं, और ये कहानी भी उनमें से एक है। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है नात्सु। और कहानी की शुरुआत में ही ये बंदा जमीन पर लेटा हुआ है और इसके पास एक नीले कलर की छोटी सी बिल्ली होती है। और इस नीली बिल्ली को देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है, अरे हाँ, ऐसी ही बिल्ली नोबिता के पास भी थी जिसका नाम आप सब तो जानते ही होंगे, नीचे कमेंट में लिख देना। और इस बिल्ली का नाम होता है हैप्पी। और इसके बाद हमें ये बताया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर नात्सु को मोशन सिकनेस है और इसीलिए इसकी हालत इतनी ज्यादा गंदी है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि हैप्पी और नात्सु किसी बंदे को ढूंढने के लिए बाहर आए हुए होते हैं और इस बंदे का नाम होता है सैलामेंडर। और जब ये दोनों उसे ढूंढ रहे होते हैं तो नात्सु एक ट्रेन के अंदर बैठ जाता है और इसका दोस्त हैप्पी सिंह बाहर ही खड़ा होता है। पर तभी अचानक ये ट्रेन चल जाती है। अबे ओए, इसकी भैंस की टैट, इसका बटन किसने दबाया? और यहाँ पर नात्सु चिल्ला रहा होता है, पर ये ट्रेन चली जाती है और हैप्पी सिंह यहीं पर खड़ा हुआ उसे देख रहा होता है। और फिर अगली सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक मैजिकल आइटम खरीदने के लिए एक आइटम शॉप पर आई हुई होती है। और यहाँ पर एक बुढ़ा आदमी होता है जो कि उसे देखकर ये बोलता है, अरे ओए सुंदरी, क्या तुम्हें ये लेना है? इसे लेने के बाद तुम आराम से अपने कपड़ों को चेंज कर सकती हो, ये देखो ऐसे। पर वो लड़की मना कर देती है और ये बोलती है, अरे नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बस दरवाजे की चाबियां चाहिए। और इसके बाद वो बूढ़ा आदमी इसे एक गेट की दिखाता है और ये की इस लड़की को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। और जब ये उसका प्राइस पूछती है तो ये बूढ़ा आदमी बोलता है, अब तुमसे क्या कमाने, इसके बस 20,000 रूपए हुए। और ये सुनने के बाद वो लड़की अपनी अदाएं दिखाना शुरू कर देती है ताकि ये बूढ़ा आदमी फिसल जाए। और ये कहती है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा कम नहीं कर सकते? देखो मैं कितनी हसीन और जवान हूँ, प्लीज थोड़ा कम कर दो। पर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, यानी कि वो बूढ़ा आदमी इसके सामने पिघला नहीं था और उसने इसे मना कर दिया। और जब ये लड़की आगे जा रही होती है तभी ये कुछ नोटिस करती है कि सामने बहुत सारी लड़कियां किसी का नाम लेकर उसे पुकार रही हैं और ये सारी लड़कियां सैलामेंडर का नाम ले रही होती हैं। ओ वाओ सैलामेंडर, तुम मेरी जान हो। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सैलामेंडर एक विजर्ड है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है और इस बंदे के चर्चे दूर दूर तक हैं, क्योंकि ये बंदा फायर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि नात्सु भी यहाँ पर पहुँच जाता है और जैसे वो सैलामेंडर का नाम सुनता है तो वो उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है। और तभी वो अपने सामने एक बंदे को देखता है जो कि चारों तरफ से लड़कियों से घिरा होता है और उन्हें फ्लाइंग किसेस दे रहा होता है। और इसी बंदे का नाम होता है सैलामेंडर। और यहाँ पर वही लड़की जिसका नाम लूसी होता है वो भी इसे देखकर पागल हो रही होती है। और तभी नात्सु भीड़ में से निकलकर सैलामेंडर के पास पहुँच जाता है और ये बोलता है कि मैं भी तुम्हारा फैन हूँ। और ये देखकर सैलामेंडर चौंक जाता है और ये बोलता है, अबे ओए, तू कौन है और तू यहाँ पर क्या कर रहा है? और इसके बाद ये बंदा अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है और ये बोलता है कि मेरा नाम है सैलामेंडर, नाम तो सुना ही होगा। पर भाई नात्सु इसकी बातों से नाराज होकर यहाँ से जाने लगता है और सैलामेंडर ये देखकर चौंक जाता है, अबे ओए, तू कहाँ जा रहा है? पहले मेरी बात तो सुन ले। और ये देखकर वहाँ पर खड़ी हुई लड़कियों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सारी की सारी लड़कियाँ नात्सु को पेलना शुरू कर देती है, यानी कि उसे मार रही होती है। अरे ओए, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? वो मेरी जान है, उसका नाम है सैलामेंडर, मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगी। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये बंदा यानी कि सैलामेंडर नात्सु को अपना ऑटोग्राफ देता है, पर नात्सु उसे लेने से मना कर देता है और ये सोचता है, पहले पिटवा दिया और अब ये दे रहा है कागज का पन्ना, इसे तू ही रख। और जैसे ही नात्सु उसे मना करता है तो सारी की सारी लड़कियां दोबारा से उसे पकड़ लेती हैं और काफी गंदे तरीके से मारती हैं। भाई इस बंदे का तो आज दिन ही खराब है। और इतना पिटने के बाद नात्सु ये सोचता है कि पक्का ये बंदा सैलामेंडर नहीं होगा, जिसके बाद वो बंदा अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और यहाँ से गायब हो जाता है। और फिर अगली सीन में हम ये
देखते हैं कि लूसी नात्सु को एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खिला रही होती है और ये बंदा भूखी भेड़ियों की तरह ठूस ठूस कर खा रहा होता है। और यहाँ पर लूसी उसे ये बता रही होती है कि सैलामेंडर ने सारी की सारी लड़कियों पर चार्म मैजिक का इस्तेमाल किया है और इस स्पेल की खासियत ये है कि ये स्पेल दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन एक सेकंड, ये स्पेल तो बैन हो चुका है, तो ये सैलामेंडर को कैसे मिला? और इसके बाद लूसी नात्सु को बताती है कि वो भी एक विजार्ड है और उसे भी एक गिल्ड ज्वाइन करना है ताकि वो मोटे पैसे कमाकर माला माल हो सके। और इसके बाद वो नात्सु को गिल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू करती है और ये कहती है कि गिल्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए या फिर काम की तलाश में जाते हैं और मैं भी गिल्ड में जॉब करना चाहती हूँ ताकि मैं मोटे पैसे कमा सकूँ और माला माल हो जाऊँ। पर नात्सु को इसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो रामेन की प्लेटें खाली कर देता है। और तभी लूसी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नात्सु बताता है कि हम यहाँ पर एक सैलामेंडर को ढूंढने के लिए आए हैं जिसका नाम है इग्नील और वो एक ड्रैगन है। और ये सुनने के बाद लूसी चौंक जाती है और यहाँ से कल्टी मार लेती है। और फिर अगली सीन में हम लूसी को देखते हैं जो कि एक बुक पढ़ रही होती है और अंदर ही अंदर ये सोचती है कि मुझे तो फेरी गिल्ड ज्वाइन करना है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है सैलामेंडर की, जो कि आते ही ये बोलता है क्या तुम मेरे साथ ज्वाइन करना चाहोगी? लेकिन लूसी उसे मना कर देती है और ये कहती है अबे ओए छपरी नल्ले, मैं तेरे साथ कभी भी पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगी, निकल जाए यहाँ से। और ये सुनते ही सैलामेंडर की धज्जियां उड़ जाती हैं और वो ये बोलता है मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें फेरी टेल ज्वाइन करना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद लूसी मान जाती है। और फिर अगली सीन में हम नात्सु और हैप्पी को देखते हैं जिनके सामने काफी सारी लड़कियां खड़ी होती हैं और ये सारी की सारी लड़कियां सैलामेंडर के बारे में ही बात कर रही होती हैं। अरे यार वो बंदा काफी अच्छा है और वो फेरी टेल का मेंबर है। और ये सुनने के बाद नात्सु चौंक जाता है, क्या फेरी टेल? और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम सैलामेंडर और लूसी को देखते हैं जो एक शिप के अंदर होते हैं और यहाँ पर सैलामेंडर लूसी के ऊपर स्लीप मैजिक का इस्तेमाल करने वाला होता है पर लूसी को इसका पता चल जाता है और वो उसे रोक देती है। पर तभी अचानक लूसी ये नोटिस करती है कि इस जगह पर बहुत ही सारे गुंडे हैं जिन्होंने लड़कियों को उठाया हुआ है। और ये देखकर लूसी बोलती है आखिरकार ये सब क्या है? सैलामेंडर बोलता है हा, मैंने तुमसे झूठ कहा था और मैं तुम्हें फेरी टेल के अंदर लेकर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें और इन सारी लड़कियों को स्लेव्स बनाने वाला हूँ और इसीलिए मैं इन्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। और ये सुनने के बाद लूसी अपना मैजिक इस्तेमाल करने वाली होती है पर ये बंदा उसके मैजिक को रोक लेता है और उसकी गेट कीज को बाहर फेंक देता है। और तभी अचानक यहाँ पर नात्सु की एक धमाकेदार एंट्री होती है और ये सारे उसे देखकर चौंक जाते हैं। पर इस बंदे की हालत खराब हो जाती है क्योंकि नात्सु को मोशन सिकनेस है। और फिर हम हैप्पी सिंह को देखते हैं जो कि पर लगाकर यहाँ पर आ जाता है और लूसी को लेकर उड़ जाता है और इसे रोकने के लिए सैलामेंडर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है। पर हैप्पी उसकी सारे के सारे मैजिक को डॉच करता हुआ उड़ रहा होता है और जैसे ही ये लूसी को लेकर थोड़ा आगे जाता है तभी उसके विंग्स गायब हो जाते हैं और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। लो भाई हो गया पोपट। लेकिन पानी में लूसी को अपनी गेट कीज मिल जाती हैं। और इसके बाद हम दोबारा से नात्सु को देखते हैं जिसको ये सारे बंदे कुत्तों की तरह मार रहे होते हैं, यानी कि ये फिर पिट रहा होता है। जिसके बाद लूसी अपनी गेट कीज का इस्तेमाल करती है और यहाँ पर एक मरमेड को बुलाती है और जब ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है तो ये लूसी को भी लपेट लेता है। लेकिन इसके साथ साथ पूरी की पूरी शिप पलट जाती है। लेकिन तभी हम नात्सु को देखते हैं जो कि अभी भी बचा हुआ खड़ा होता है और ये बोलता है बेटा हमसे पंगे मत लो वरना मैं तुम्हारा कुत्ता भर दूंगा। और ये सुनने के बाद वो सारे बंदे उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे आ रहे होते हैं। पर तभी वो ये नोटिस करते हैं कि नात्सु एक फेरी टेल विजार्ड है। जिसके बाद नात्सु उन सभी को अपने एक ही थप्पड़ से साइड कर देता है और ये कहता है कि तुम जो कोई भी हो पर मैं तुम्हें फेरी टेल गिल्ड का नाम खराब करने नहीं दूंगा। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो बंदा नात्सु के ऊपर अपने फायर मैजिक से अटैक करने लगता है पर नात्सु उसकी सारी की सारी आग को खा रहा होता है। और इसके बाद वो अपना स्पेशल अटैक करता है जिसका नाम होता है फायर ड्रैगन रोर। और ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और नात्सु ही सैलामेंडर है। और ये देखकर लूसी हैप्पी से पूछती है कि आखिरकार ये फायर को कैसे खा सकता है और उसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है। हैप्पी बताता है अरे ओए एहो जी कोई गल नहीं है, ऐस मुंडे दे कोल ड्रैगन दे लंग्स ने, यानी कि इस बंदे के पास ड्रैगन के लंग्स हैं और ये फायर को कंट्रोल कर सकता है और उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। और यहाँ तक कि इसके पास ड्रैगन के पंजे भी हैं जिससे ये अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतार सकता है। और यहाँ पर हैप्पी लूसी को ये बता रहा होता है कि ये सारा कुछ एक एंशिएंट स्पेल है जिसकी वजह से नात्सु के अंदर ड्रैगन की पावर्स आ सकती हैं और इसे ड्रैगन स्लेयर मैजिक कहा जाता है जो कि नात्सु को इग्नील ने सिखाया है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि नात्सु फायर ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करता है और उस बंदे को काफी दूर पछाड़ देता है और इस बंदे का घंटा बज जाता है। और फिर अगली सीन में हम एक पूरी की पूरी आर्मी को देखते हैं और नात्सु लूसी को लेकर भाग रहा होता है और लूसी उससे पूछती है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। वो ये कहता है कि हम जा रहे हैं फेरी टेल। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम मैजिक काउंसिल के हेडक्वार्टर को देखते हैं और इसका नाम होता है एरा। और
यहाँ पर काउंसिल फेरी टेल गिल्ड और उसके डिस्ट्रक्टिव नेचर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और ये कहते हैं कि फेरी टेल के लोग बेवकूफ हैं। और तभी उनमें से एक बोना ये बोलता है कि वो लोग भले ही बेवकूफ हो पर काफी स्ट्रॉन्ग हैं। और इसके बाद ये सारे डिसाइड करते हैं कि फेरी टेल जैसा है उसे वैसा ही छोड़ दिया जाए। और तभी उनमें से एक बंदा ये बोलता है और वैसे भी इनके बिना ये दुनिया काफी बोरिंग हो जाएगी तो इनको ऐसे ही रहने देते हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि लूसी और नात्सू फेरी टेल पहुंच जाते हैं और वो उसके गेट पर होते हैं। जिसके बाद नात्सू उसके ऊपर एक जोरदार लात मारता है और उसे खोलकर ये बोलता है कि मैं वापस आ चुका हूँ। और तभी हम यहाँ पर एक चूहे जैसी शक्ल वाले बंदे को देखते हैं जो कि नात्सू पर हंस रहा होता है और अपने दांत फाड़ रहा होता है। लेकिन तभी अचानक नात्सू इसके पास आकर इसे एक जोरदार लात मारता है और ये बोलता है कि तूने मुझे सैलामेंडर के बारे में गलत बताया था। मुझे ऐसा लगा कि वो इग्नील होगा पर वो तो कोई और निकला। और फिर देखते ही देखते ये पूरी की पूरी जगह एक WWE के अखाड़े के रूप में चेंज हो जाती है और यहाँ के सारे बंदे एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे पर चौड़े हो रहे होते हैं। और तभी हम यहाँ पर एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम होता है ग्रे फुल बस्टर। और ये बंदा एक काफी टैलेंटेड विज़र्ड है पर इस बंदे को कपड़े उतारने की कुछ ज्यादा ही जल्दी होती है। और यहाँ पर हम एक और लेडी को देखते हैं जिसका नाम होता है कैना और ये लड़की एक नंबर की पियक्कड़ है। और इसी बीच हम यहाँ पर एक लंबे चौड़े बंदे को देखते हैं जिसका नाम होता है एल्फमैन। लेकिन तभी ग्रे और नात्सू उसे एक जोरदार मुक्का मारकर यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम होता है लोकी और ये लड़कियों से घिरा हुआ होता है यानी कि ये एक नंबर का लौंडियाबाज है। और फिर हम मीराजिन को देखते हैं जिसे ऐसी नंगी पुंगी फोटो खिंचवाने का बहुत ही ज्यादा शौक होता है और ये इसी के लिए फेमस होती है। और लास्ट में यहाँ पर एंट्री होती है फेरी टेल के मास्टर की और ये काफी लंबा चौड़ा होता है जिसे देखकर सारे लोग लड़ना बंद कर देते हैं। और इसका नाम होता है मैकारोव। और इस बंदे की बस प्रेजेंस ही बड़ी होती है लेकिन असल में ये एकदम छोटा होता है, एकदम बोना। और ये फटाक से ऊपर कूदता है और उन सभी पर गुस्सा करना शुरू कर देता है और उन्हें गिल्ड के बारे में जितनी भी कंप्लेंट्स आई होती हैं वो सारी दिखाता है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो इन सभी को जला देता है और ये बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी इससे डरने की जरूरत नहीं है और तुम्हें काउंसिल के बारे में नहीं सोचना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते, समझ रहे हो, और इसी से तुम नंबर 1 बनने वाले हो। और ये सुनने के बाद सारे लोग खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि लूसी के हाथ पर भी फेरी टेल मार्क लग जाता है और वो इस मार्क को नात्सू को दिखा रही होती है। लेकिन नात्सू बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और ये बोलता है क्या गंदा लग रहा है तेरे हाथ पे ये। वो ये कहती है अबे ओए क्या बोला तू। जिसके बाद नात्सू रिक्वेस्ट बोर्ड को देख रहा होता है जिसके ऊपर काफी सारी रिक्वेस्ट लगी हुई होती है। और तभी उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है और इस बच्चे का नाम होता है रोमियो और इसकी बहन का नाम होता है जूलियट। अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ। और ये बच्चा मैकारोव से अपने पापा के बारे में पता करता है। मुझे अपने डैड के बारे में पता करना है, वो पिछले एक हफ्ते से गायब हैं। पर मास्टर उसे घर जाकर आराम करने के लिए बोलते हैं। और ये सारी बातें सुनकर नात्सू इमोशनल हो जाता है और वो मकाओ को ढूंढने के लिए माउंट होकाबी की तरफ निकल जाता है। और तभी लूसी ये पूछती है कि आखिरकार ये इतना दुखी क्यों है। मीराजिन बताती है कि ये बंदा रोमियो के अंदर अपने बचपने को देखता है क्योंकि सालों पहले इसके डैड भी ऐसे ही गए थे लेकिन वापस लौट कर नहीं आए। और यहाँ पर मीराजिन ये बता रही होती है कि नात्सू के डैड कोई और नहीं बल्कि एक ड्रैगन थे क्योंकि नात्सू को बचपन से ही एक ड्रैगन ने पाल पोस कर बड़ा किया था और यहाँ तक कि उसे सारा कुछ उसी ड्रैगन ने सिखाया था। तो वही उसके डैड हैं और उनका नाम है इग्नील। और नात्सू आज तक उनका इंतजार करता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि नात्सू लूसी को लेकर माउंट होकाबे पहुंच जाता है लेकिन इस जगह पर कड़ाके की सर्दी पड़ रही होती है। जिसके बाद लूसी अपनी की का इस्तेमाल करती है और यहाँ पर होर्लो जिम को बुलाती है और उसके अंदर बैठ जाती है। और जब नात्सू मकाओ को ढूंढ रहा होता है तभी उसके सामने एक अजीब सा क्रिएचर आता है जिसको ये वेल्कन कहते हैं। और जैसे वो नात्सू के ऊपर हमला करने वाला होता है तभी वो कुछ सूंघता है और लूसी की तरफ भाग जाता है और उसे पकड़कर ये बोलता है ओहो एक सुंदर लड़की, तुम मुझे काफी पसंद हो। यानी कि ये भी एक नंबर का ठरकी है। और वो लूसी को लेकर यहाँ से कल्टी मार लेता है और उसे अपनी गुफा के अंदर ले आता है और डांस करता है। अब पता नहीं इसके दिमाग में क्या खिचड़ी बन रही होगी और इसकी हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि ये कुछ करने के मूड में है। और जैसे ही वो लूसी के पास जाता है तभी यहाँ पर नात्सू की एंट्री हो जाती है पर आते ही वो नीचे गिर जाता है और दोबारा से खड़ा होकर ये बोलता है कि मकाओ कहाँ पर है, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है। और यहाँ पर वेल्कन एक होल की तरफ फिंगर पॉइंट करता है और जैसे ही नात्सू वहाँ पर जाता है तो वेल्कन उसे ऊपर से नीचे धक्का दे देता है। ले बेटा मिल गया मकाओ। और इसके बाद हम दोबारा से लूसी को देखते हैं जो कि अपनी एक और की का इस्तेमाल करके यहाँ पर टॉरस को बुलाती है लेकिन ये भी एक नंबर का ठरकी निकलता है और ये बोलता है क्या सुंदर लड़की है, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी, हम दोनों पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि वेल्कन और टॉरस के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर टॉरस अपने काफी खतरनाक अटैक्स कर रहा होता है और ये फाइट अभी चली रही होती है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है नात्सू की और वो आते ही टॉरस के एक जोर
जोरदार लात मार देता है। लो भाई, इसने फिर गड़बड़ कर दी और एक लात पड़ने के बाद ही टोरस फैल जाता है और इसके बाद वेल्कन और नासु के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही वेल्कन उसके ऊपर हमला करता है तो नासु उसे अपने एक हाथ से रोक लेता है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि वेल्कन टोरस का एक्स उठा लेता है और इससे नासु के ऊपर हमला करता है और नासु उसे अपने दोनों हाथों से रोक लेता है। इसकी भैंस की टैंट, अबे क्या कर रहा है तू, मेरी जान लेगा क्या? और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि नासु अपनी बॉडी हीट का इस्तेमाल करता है और इसे मेल्ट करना शुरू कर देता है और फिर वो दहकते हुए अंगारों को खाना शुरू कर देता है ताकि उसे एनर्जी मिले। और अब बारी आती है नासु के अटैक की और वो अपनी फायर ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करता है और एक ही मुक्के से वेल्कन को धूल चटा देता है, यानी कि उसका काम 25 कर देता है। लेकिन तभी वो दोनों ये नोटिस करते हैं कि ये वेल्कन मकाओ के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी कि ये वेल्कन पहले से ही मकाओ था। और मकाओ ये बताता है कि मैंने काफी सारे वेल्कन्स को हराया था पर ये वाला मेरे ऊपर हावी हो गया और इसने मेरे ऊपर पोजेशन स्पेल का इस्तेमाल किया था। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और यहाँ पर हम रोमियो को देखते हैं जो कि स्टेज पर बैठा होता है और पुरानी बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर कुछ बच्चे उसे चिढ़ा रहे होते हैं और ये कहते हैं कि विज़र्ड्स कुछ नहीं होते, ये बस एक मजाक है और इनसे कुछ नहीं होता। और इन्हीं सारी बातों की वजह से रोमियो ने अपने डैड को इस जॉब के लिए कहा था और वो ये सारी बातें सोचकर रेग्रेट फील कर रहा होता है और रोने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने नासु आ जाता है और उसे आवाज लगाता है, ओए ये देख तेरे डैड, मैं इन्हें लेकर आ गया हूँ। और अपने डैड को देखकर रोमियो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उन्हें गले से लगा लेता है। और जब लूसी और नासु यहाँ से जा रहे होते हैं तभी रोमियो उन्हें पीछे से आवाज लगाता है और ये बोलता है, मेरे डैड को वापस लाने के लिए शुक्रिया। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और फिर हम लूसी को देखते हैं जो कि अभी अभी सोकर उठी होती है और अंगड़ाइयाँ ले रही होती है। और जब वो नहा धोकर अपने रूम में जा रही होती है तभी अचानक वो ये नोटिस करती है कि उसके रूम में पहले से ही नासु और हैप्पी सिंह बैठे होते हैं, जिनको देखकर वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। अबे ओए, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये बोलने के बाद वो उन दोनों की एक जोरदार लात मारती है और उनकी बत्ती सी हिला देती है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर लूसी को परेशान करना शुरू कर देते हैं। और फिर लूसी नासु के लिए चाय बनाती है और ये कहती है कि फटाक से इसे पियो और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन नासु इसकी बातों को दिल पर नहीं लेता और वो इससे सेलेस्टियल स्पिरिट कीज के बारे में पता करता है। और ये सुनने के बाद लूसी उसे अपनी कीज दिखाती है और उसके पास टोटल 6 कीज होती हैं, जिनमें से 3 सिल्वर और 3 गोल्ड होती हैं। और जब लूसी नासु को इन सारी कीज के बारे में बता रही होती है तभी उसे एक बात याद आती है, अरे हाँ, मैंने अभी एक न्यू की खरीदी थी पर मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एक विजार्ड को अपने सेलेस्टियल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है और ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो स्पिरिट किस दिन फ्री है। जिसके बाद लूसी इस स्पिरिट जिसका नाम प्लू होता है उससे कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि प्लू अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है और ये हरकत किसी को भी समझ नहीं आती सिवाय नासु के। जिसके बाद नासु लूसी को घूरना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि अब से हम सारे एक टीम है। और यहाँ पर हैप्पी सिंह ये बताता है कि गिल्ड्स के अंदर अलग अलग लोग टीम बनाकर काम करते हैं ताकि वो किसी भी क्वेस्ट को जल्दी पूरा कर सके। और यहाँ पर नासु बोलता है कि मैंने पहले से ही एक क्वेस्ट लिया हुआ है। और जब लूसी इसे पढ़कर देखती है तो उसके अंदर एक बुक चुरानी होती है, लेकिन ये बुक एक ठरकी इंसान के पास है। लेकिन अगर वो इसे चुरा लेते हैं तो उन्हें 2 लाख ज्वेल्स मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। और जिस बंदे से इन्हें ये बुक चुरानी है उसे एक गोल्डन बालों वाली मेड चाहिए। और ये सारी बातें पढ़ने के बाद लूसी समझ जाती है कि इन दोनों ने उसे एक चारे के रूप में इस्तेमाल किया है। जिसके बाद वो नासु को मना कर देती है, पर नासु ये बोलता है, तुमने अभी अभी मुझसे कहा था कि एक सेलेस्टियल अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, तो अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। जिसके लिए लूसी मान जाती है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि टीम शैडो गियर भी इस बुक को ढूंढ रही होती है, यानी कि ये भी उसी कॉन्ट्रैक्ट को लेना चाहते थे, पर इन्हें ये पता चलता है कि ये क्वेस्ट पहले ही नासु ने ले लिया है। और यहाँ पर गिल्ड मास्टर ये बताते हैं कि अब इस काम को करने के 2 मिलियन ज्वेल्स मिलने वाले हैं, यानी कि अमाउंट पहले से बढ़ चुका है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि नासु अपनी टीम के साथ एक टाउन के अंदर पहुंच जाता है और उसे काफी भूख लगती है कि चलो यार वहाँ जाकर खाना खाते हैं। पर लूसी को कुछ काम होता है तो वो इन दोनों को छोड़कर यहाँ से चली जाती है। और जब ये दोनों अंदर बैठकर खाना ठूस रहे होते हैं तभी लूसी मेड के आउटफिट में यहाँ पर आ जाती है और ये काफी अच्छी लग रही होती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये दोनों कैबी के घर पहुँच जाती है, जो कि ये बताता है कि वो बुक किसी और के पास है तो तुम उस बुक को जला दो या तो डिस्ट्रॉय कर दो। पर लूसी पूछती है ऐसा क्यों? वो ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए पर वो बुक एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि लूसी उसी बंदे के घर के बाहर पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर झांक रही होती है तभी जमीन फाड़कर एक काफी मोटी तगड़ी मेड बाहर निकलती है और ये काफी हट्टी कट्टी होती है। और तभी वो बंदा भी जमीन से बाहर आता है और लूसी को देखकर ये बोलता है, अरे ओए छोरी, मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ और यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं आई अथू। और वो ये कहता है कि मैं बस सबसे सुंदर लड़कियों को ही काम पर रखता हूँ, जैसे कि ये देखो मेरा ग्लैमर। और ये लड़कियाँ कम जानवर ज्यादा लग रही होती हैं, यानी कि
कि इन दोनों का ये प्लान फेल हो जाता है और लूसी बैठकर रो रही होती है क्योंकि उस बंदे ने इसे काफी भद्दी बोला होता है। नेसु कहता है कि हमें दूसरा प्लान ट्राई करना होगा, जिसके बाद ये दोनों इवानो के घर में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं और बड़ी चालाकी से घर के अंदर घुस जाते हैं और आसपास के कमरों में छानबीन करना शुरू कर देते हैं। और लूसी को यहाँ पर सोने से बना हुआ एक टॉयलेट मिलता है जिसके अंदर उसी बंदे की फोटो होती है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वहाँ पर वही 4 सुंदर मेड्स आ जाती हैं और चारों की चारों उन पर अटैक कर देती हैं। और तभी वो मोटी तगड़ी मेड नासु के ऊपर आकर गिर जाती है, पर नासु उसे नीचे गिरने से पहले ही रोक लेता है और उठाकर साइड फेंक देता है। अबे यार कितनी भारी थी ये। और इन सबको धूल चटाने के बाद ये सारे लाइब्रेरी पहुँच जाते हैं और उस बुक को ढूंढ रहे होते हैं, पर अचानक से नासु को वही बुक मिल जाती है जिसकी उन्हें तलाश थी। और जैसे ही नासु उसे जलाने वाला होता है तभी लूसी ये चेक करती है कि इस बुक को कैमुजेलियन ने लिखा होता है और वो ये कहती है कि मैं इसकी काफी बड़ी फैन हूँ और मुझे ये बुक पढ़नी है, तो तुम इसे मत जलाओ। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है उसी बंदे की और वो लूसी से इस बुक को लेने के लिए कहता है, लेकिन लूसी इस बुक को खोल लेती है और उसे पढ़ना शुरू कर देती है। और ये देखकर इवानो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो वैनिश ब्रोस को बुलाता है। जिसके बाद लूसी नासु को उन दोनों को रोकने के लिए कहती है और ये कहती है कि इस बुक में पक्का कोई न कोई सीक्रेट है। और ये बोलने के बाद लूसी यहाँ से भाग जाती है और वो बंदा भी लूसी के पीछे निकल जाता है। और अब यहाँ पर वैनिश ब्रदर्स और नासु बचते हैं और वैनिश ब्रदर्स उससे बोलते हैं कि तुम एक एबिलिटी टाइप विजर्ड हो जो कि अपने अंदर छुपी हुई एनर्जी का इस्तेमाल करते हो, और जो विजर्ड्स आइटम को इस्तेमाल करते हैं उन्हें होल्डर टाइप विजर्ड्स कहा जाता है और तुम वो नहीं हो। और ये बोलने के बाद उन दोनों के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर ये दोनों शुरू में नासु को कुत्तों की तरह मार रहे होते हैं और उसे हमला करने का एक भी मौका नहीं देते क्योंकि ये दोनों एंटी फायर स्पेशलिस्ट होते हैं। और दूसरी तरफ हम लूसी को देखते हैं जो कि अपने मैजिक का इस्तेमाल करके बड़ी स्पीड से ये बुक पढ़ रही होती है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर वही बंदा आ जाता है जो कि लूसी को पकड़ लेता है। और फिर हम नासु को देखते हैं जो कि उन दोनों पर फायर अटैक करता है, लेकिन ये दोनों उसके अटैक को दोबारा से रिवर्स कर देते हैं। लेकिन नासु इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, वो इस फायर को खा लेता है और करता है अपना एक और खतरनाक अटैक जिसका नाम होता है फायर ड्रैगन विंग अटैक। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि नासु उन दोनों के साथ इस पूरे के पूरे घर को भी जला देता है। तो देख लो भाई, ये हाल होता है एंटी फायर स्पेशलिस्ट का। और वैनिश ब्रदर्स को हराने के बाद नासु लूसी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और इसके बाद हम दोबारा से उसी बंदे को देखते हैं जिसने लूसी को पकड़ा हुआ होता है और वो उससे ये बोलता है कि तुम मुझे इस बुक के अंदर लिखा हुआ सीक्रेट बता दो वरना मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। और जैसे ही बंदा उसके हाथ तोड़ने ही वाला होता है तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है हैप्पी की, और वो आते ही इसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है और इसे पीछे गिरा देता है और लूसी को बचा लेता है। लेकिन दोबारा से उसके विंग्स गायब हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। भाई इसके साथ हमेशा यही होता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि लूसी अपनी गोल्डन की का इस्तेमाल करने वाली होती है, लेकिन तभी ये बंदा अपना मैजिक एक्टिवेट कर लेता है और लूसी के ऊपर हमले करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर इस बंदे के अटैक्स काफी खतरनाक होते हैं। और तभी ये बात सामने आती है कि इस बंदे ने जानबूझकर इस बुक को लिखवाया था और इसने उस बंदे को 3 सालों तक कैद कर रखा जब तक उसने इसके लिए बुक नहीं लिख दी। और ये सारी बातें लूसी को भी पता होती हैं। तभी इवानो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम ये सारा कुछ कैसे जानती हो। लूसी कहती है कि ये सारा कुछ इस किताब के अंदर लिखा हुआ है और वो ये कहती है कि तुम इसे पढ़ नहीं सकते क्योंकि कैमू ने इसके ऊपर एक स्पेल कास्ट किया था जो कि तुमसे बिलोंग नहीं करता। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि लूसी दोबारा से अपनी गेट की का इस्तेमाल करती है और यहाँ पर कैंसर को बुला लेती है। और इवानो के पास भी एक गेट की होती है जिसका इस्तेमाल करके वो विर्गो को बुला लेता है और ये भी एक तरह की सेलेस्टियल स्पिरिट होती है। अबे यार ये स्पिरिट्स कैसी हैं। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि नासु भी इस स्पिरिट के साथ यहाँ पर समन हो जाता है क्योंकि नासु ने उसे पकड़ा हुआ था तो वो भी यहाँ पर आ गया। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि नासु और लूसी दोनों मिलकर उन दोनों से भिड़ना शुरू कर देते हैं और ये दोनों मिलकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और उस बंदे को हरा देते हैं और यहाँ तक कि उसकी सेलेस्टियल स्पिरिट को भी। और जैसे ये बंदा हारने के बाद नीचे गिरता है तो इसकी विग उतर जाती है, यानी कि ये बंदा अंदर से टकला होता है, एकदम चमकता हुआ चांद। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस बंदे का पूरा घर तहस नहस हो जाता है और ढह जाता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि लूसी इस बुक को लेकर कैबी के पास चली जाती है और उसे ये बुक दे देती है और ये कहती है मैं इस बात को जानती हूँ कि तुम अपने फादर की लेगेसी को बचाना चाहते हो, यानी कि ये बंदा उसका बेटा होता है। और इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसके डैड घर आते हैं पर वो काफी गुस्से में होते हैं और ये बोलते हैं कि मैं आज के बाद किताब नहीं लिखूंगा। और ये बोलने के बाद वो अंदर आते हैं और अपना हाथ काट लेते हैं और ये घटना उसी इंसिडेंट के बाद की होती है। और इसके बाद कैबी अपने फादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है और उनसे ये बोलता है कि आपको उस बंदे के साथ काम नहीं करना चाहिए था, वो एक अच्छा इंसान नहीं था। पर वो ये कहते हैं कि मुझे इसके ज्यादा पैसे मिलने वाले थे और मैं इस बुक को लिखते हुए बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। और ये सुनने के बाद कैबी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। और कुछ टाइम
के बाद कैमो यानी कि उसके डैड की मौत हो जाती है। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर कैबी ये बता रहा होता है कि कुछ टाइम बाद मेरा गुस्सा पछतावे में चेंज हो गया। इस बुक की वजह से उन्हें काफी दुख सहना पड़ा, तो इसीलिए मैं इसे डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। और जैसे वो इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए इसमें आग लगाने वाले होते हैं, तभी ये बुक ग्लो करना शुरू कर देती है और इसके ऊपर लिखे हुए लेटर्स डे ब्रेक से चेंज होकर डियर कैबी बन जाते हैं। और इस बुक के अंदर जो भी लिखा होता है वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाता है। लूसी कहती है कि उन्होंने ये बुक तुम्हारे लिए लिखी थी। और यहाँ पर एक बात और सामने आती है कि कैमो ने अपना हाथ इसीलिए नहीं काटा था क्योंकि वो शेम फील कर रहे थे। उन्होंने ये हाथ इसीलिए काटा था क्योंकि उन्होंने अपनी सबसे बेस्ट राइटिंग कंप्लीट कर ली थी, जो कि उन्होंने अपने बेटे के लिए लिखी थी। और ये सारी बातें सुनने के बाद नात्सु कहता है कि आपको हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम था बुक को डिस्ट्रॉय करना और हमने बुक को डिस्ट्रॉय नहीं किया, तो हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। और वो बिना पैसे लिए हुए यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन लूसी उसके ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है और वो ये कहता है कि ये बात मुझे पहले से ही पता थी कि वो बंदा अमीर नहीं है, उसने बस अपने पिता की लेगेसी को बचाने के लिए ये सब किया था। और वैसे भी ये सारा कुछ उसने अपने डैड के लिए किया था, तो मैं उससे पैसे कैसे ले सकता हूँ? ना ना ना, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये तीनों अपने घर जा रहे होते हैं, पर तभी नात्सु को झाड़ियों में कुछ दिखता है और ये चमकीली आंखें उसे ही देख रही होती हैं। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ग्रे होता है और वो झाड़ियों से बाहर आता है और ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। एंड भाई इन दोनों की कभी भी नहीं पड़ती। और कुछ देर के बाद ये दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर ग्रे ये बताता है कि हमें जल्दी से गिल्ड जाना होगा क्योंकि एर्जा वापस आ रही है। जिसके बाद ये सारे लूसी को एर्जा के बारे में बताना शुरू कर देते हैं कि एर्जा काफी खतरनाक है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, यहाँ तक कि वो कमांडर को भी अपनी एक ही लाश से उड़ा सकती है। और जब ये सारे बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उनके ऊपर हमला हो जाता है और ये हमला विजर्ड्स ने किया होता है। और ये सारे बंदे हैप्पी को खाना चाहते हैं और वो उसे पकड़कर भूनना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर वो तीनों आ जाते हैं, जहाँ पर लूसी हैप्पी को बचा रही होती है और नात्सु और ग्रे उन बंदों से लड़ रहे होते हैं। लेकिन ये बंदे काफी कमजोर होते हैं, तो वो दोनों इन्हें आराम से हरा देते हैं और एक पेड़ से बांध देते हैं। और उनमें से एक बंदा कुछ लिपसिंग करता है और तभी अचानक वहाँ पर एक काफी बड़ी हाथ की शैडो आ जाती है, जो कि उन सारे के सारे विजार्ड्स को पेड़ के साथ ही यहाँ से ले जाती है, या शायद उन सभी को जमीन के अंदर घुसा देती है। और फिर अगली सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसने एक आर्मर पहना हुआ होता है और वो अपने हाथ में काफी बड़ा हॉर्न लेकर आ रही होती है और सारे लोग उसे ही नोटिस कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये लड़की कौन है। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम नात्सु और लूसी को देखते हैं जिनके पास पैसों की किल्लत हो गई होती है और ये दोनों नोटिस बोर्ड को चेक कर रहे होते हैं ताकि उन्हें कोई क्वेस्ट मिल जाए। और यहाँ पर लूसी अपने लिए जॉब ढूंढ रही होती है और तभी उसके पास मीरा जेन आती है और ये कहती है कि एक बार तुम्हें जॉब मिल जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। और वो ये कहती है कि गिल्ड मास्टर यहाँ से जा चुके हैं, तो उनके आने तक यहाँ का सारा काम मैं ही संभाल रही हूँ, तो तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी होगी। और जब तक गिल्ड मास्टर मीटिंग से वापस नहीं आते तो मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ। लूसी पूछती है कौन सी मीटिंग? और ये सुनने के बाद मीरा जेन एक पेन निकालती है जिससे वो हवा में लिख सकती है और वो ये बताती है कि एरा सबसे पावरफुल मैजिक ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर टोटल 10 मेंबर्स हैं, जो कि इस बात को नोटिस करते हैं कि सारे गिल्ड सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। और अगर ये सारे गिल्ड सही से काम नहीं करते तो ये उन्हें पनिश कर देते हैं। और यहाँ पर वो ये बताती है कि गिल्ड मास्टर को रेगुलर बेसिस पर बाकियों के साथ मीटिंग करनी पड़ती है, जो कि काफी जरूरी है और इसी से ये सारे आपस में मिलकर काम करते हैं। और इसके बाद मीरा जेन डार्क गिल्ड के बारे में बताती है कि ये गिल्ड एक ऐसा गिल्ड है जो कि किसी भी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता और ये गिल्ड काफी खतरनाक है, जो कि ज्यादातर क्रिमिनल एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व रहता है। और इसके बाद हम दोबारा से नात्सु और ग्रे को देखते हैं जो कि लड़ना शुरू कर देते हैं और तभी यहाँ पर एंट्री होती है एर्जा की, यानी कि ये वही लड़की है जो कि अपने हाथ में काफी बड़ा सींग लेकर आ रही थी और इसी का नाम है एर्जा। और उसके आते ही यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है और सारे लोगों की फटने लगती है, यहाँ तक कि नात्सु और ग्रे की भी। ये दोनों उसको देखते ही लड़ना बंद कर देते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि ये दोनों काफी जिगरी दोस्त हों। क्या हाल है मेरे भाई? और ये सारा कुछ इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि एर्जा काफी स्ट्रॉन्ग है और उसने अकेले ही इन दोनों को हराया होता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि एर्जा उन दोनों से अपने अगले मिशन के लिए हेल्प मांगती है और उसके जाते ही ये दोनों दोबारा से लड़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि इनकी दोस्ती गई तेल लेने। और यहाँ पर हम लूसी को भी देखते हैं जो कि बैठी हुई ये सारा कुछ देख रही होती है और उसे यहाँ पर मीरा जेन ने भेजा होता है ताकि ये दोनों लड़े ना और अपनी अपनी हद में रहें। लेकिन भाई ये दोनों खुले सांड हैं जो कि कहीं भी और कभी भी लड़ना शुरू कर देते हैं। और तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है एर्जा की और उसे देखते ही ये दोनों दोबारा से भाई भाई बन जाते हैं। अरे यार तू मेरा भाई है, अरे हाँ मैं तेरा भाई हूँ ना। और इसके बाद एर्जा लूसी से बात करना शुरू कर देती है और ये दोनों आराम से खड़े होते हैं और जैसे वो अपना मुंह पीछे करती है तो ये दोनों दोबारा से लड़ना शुरू कर देते हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि जब ये सारे अपने अगले मिशन के लिए ट्रेन में जा रहे होते हैं तो नात्सु को दोबारा से मोशन सिकनेस हो जाती है और ये देखकर
एर्जा उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारती है और उसे बेहोश कर देती है ताकि उसकी जर्नी आराम से निकल जाए। और इसके बाद ग्रे एर्जा से उसकी मिशन के बारे में पूछता है कि आखिरकार प्लान क्या है। एर्जा बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि डार्क वर्ल्ड इस बार काफी कुछ गंदा प्लान कर रहा है और उसके इरादे ठीक नहीं है और वो एक मैजिक आइटम को ढूंढ रहे हैं और हमें उन्हें रोकना होगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे ओनिबस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, पर तभी इन्हें ये याद आता है कि नात्सु ट्रेन के अंदर छूट गया है और तभी ये ट्रेन निकल जाती है और नात्सु इसी ट्रेन के अंदर होता है। और इसके बाद हम नात्सु को देखते हैं जिसे होश आ गया होता है, लेकिन तभी वो ये नोटिस करता है कि उसके सामने एक और बंदा खड़ा है और ये बंदा आइसन वर्ल्ड का एक विजार्ड है जिसका नाम है कागेयामा। और ये बंदा छूटते ही नात्सु के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है और इसके बाद नात्सु को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करने ही वाला होता है, पर मोशन सिकनेस की वजह से उसका मैजिक फेल हो जाता है। और तभी कागेयामा अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और नात्सु पर एक के बाद एक हमले करना शुरू कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये ट्रेन रुक जाती है क्योंकि एर्जा ने इमरजेंसी लीवर नीचे कर दिया होता है। जिसके बाद हम दोबारा से नात्सु को देखते हैं जिसे एक अजीब सी छड़ी दिखाई देती है जिसके ऊपर एक खोपड़ी बनी होती है और उसकी 3 आंखें होती हैं और असल में ये एक छड़ी नहीं बल्कि फ्लूट है। और तभी कागेयामा उसको उठा लेता है और जैसे ही नात्सु उसके ऊपर हमला करता है तो कागेयामा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपने आप को डिफेंड कर लेता है और वो बाल बाल बचता है। और अगर गलती से भी ये अटैक उसके लगता तो उसके बाल बाल भी नहीं बचते। और तभी ये अनाउंसमेंट होती है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये ट्रेन दोबारा से चलने वाली है। और ये सुनने के बाद नात्सु उससे ये बोलता है अगर तुझे इतना ही लड़ने का शौक है तो चल आप बाहर। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एर्जा उन सभी को लेकर नात्सु को ढूंढने के लिए निकल जाती है और ये सारे एक मैजिक 4 व्हीलर पर जा रहे होते हैं। और जैसे ही ट्रेन दोबारा से स्टार्ट होती है तो नात्सु इस ट्रेन से उड़ जाता है और वो सीधा आकर ग्रे से टकराता है और उसके पट से हेडशॉट मार देता है और ये दोनों नीचे गिर जाते हैं, यानी कि दोबारा से ये दोनों भिड़ने वाले हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि नात्सु इन सभी को ट्रेन में जो हुआ वो सारा कुछ बताना शुरू कर देता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद एर्जा उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और ये कहती है तुम्हें उसे रोकना चाहिए था बेवकूफ, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। पर नात्सु को ये बात समझ नहीं आती कि एर्जा ने आखिरकार उसे क्यों मारा, क्योंकि ये बंदा पूरे रास्ते ट्रेन में सोते हुए आ रहा था तो इसे प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जिसके बाद नात्सु उन सभी को उस फ्लूट के बारे में बताता है जिसकी 3 आंखें थी। लूसी बताती है कि ये चीज काफी अजीब है और ये एक तरह का डेथ मैजिक है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि आइसन वर्ल्ड के काफी सारे विजर्ड्स ने ट्रेन को रोक लिया है और वो सारे इस ट्रेन को खाली कर रहे होते हैं। पर तभी अचानक ट्रेन से कागेयामा नीचे उतरता है और वो उतरते ही अपने एक साथी से जिसका नाम एरिगोर होता है उससे ये बोलता है कि फाइनली मैंने सील को तोड़ दिया है। और ये बोलते ही वो इस फ्लूट को एरिगोर को दे देता है, जिसे देखकर वो ये कहता है कि पहले ये फ्लूट एक नॉर्मल फ्लूट थी लेकिन अब ये एक डेथ फ्लूट बन चुकी है जिसे हम डीमन फ्लूट भी कहते हैं। और इस फ्लूट की खासियत ये है कि अगर इसे बजाया गया तो इसे सुनने वाला मर जाएगा और इससे हम एक साथ न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार सकते हैं। और तभी एरिगोर खुश होकर ये बोलता है कि अब ये मेरा हुआ। और इसके बाद हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर सारे के सारे गिल्ड मास्टर मीटिंग कर रहे होते हैं। और सबसे पहले हम ब्लू पेगासस के गिल्ड मास्टर को देखते हैं जिनका नाम होता है बॉब। और ये एक आदमी है जिसकी हरकतें औरतों वाली हैं। और यहाँ पर हम एक और चश्मे वाले बंदे को देखते हैं जिसका नाम होता है गोल्ड माइन। और यहाँ पर ये सारे मैकारोव से बातें कर रहे होते हैं और तभी अचानक यहाँ पर एक चिड़िया आती है जो कि मैकारोव के लिए एक चिट्ठी लेकर आई होती है और इसे मीरा जेन ने भेजा होता है। और जैसे मैकारोव इसे ओपन करते हैं तभी उनके सामने मीरा जेन आ जाती है जो कि उन्हें नात्सु की नई टीम के बारे में बताती है जिसके अंदर ग्रे, नात्सु और एर्जा एक साथ हैं और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम होने वाली है जिसे फेरी टेल ने आज तक नहीं देखा होगा। और ये सुनने के बाद मैकारोव पीछे पलट जाते हैं और ये सोचते हैं अबे यार इन तीनों को एक टीम में किसने रख दिया, ये तीनों मिलकर पूरी की पूरी सिटी को तबाह कर देंगे, ये तीनों पागल हैं। और इसके बाद हम स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर लोग ट्रेन पर हुए हमले के बारे में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर नात्सु की पूरी टीम इसे देख रही होती है। पर नात्सु आराम से मुंह छुपाकर बैठा होता है, उसे इससे कोई भी मतलब नहीं है। और उन्हें यहाँ पर ये पता चलता है कि उन विजर्ड्स को ढूंढने के लिए पूरी की पूरी आर्मी को तैनात किया गया है। और इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम एरिगोर को देखते हैं जो कि कागेयामा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम्हारी वजह से उस बच्चे ने लूलाबाई को देख लिया और ये तुम्हारी काफी बड़ी गलती है। पर कागेयामा ये बोलता है कि उसे हमारे प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं है और अगर उन्हें पता लगता भी है तो वो हमें रोक नहीं सकते। ये सुनने के बाद एरिगोर कहता
कहता है इन फेरी टेल विजर्ड्स को सबक सिखाना पड़ेगा। और फिर अगली सीन में हम एर्जा को देखते हैं जो कि अपनी कार को काफी तेज भगा रही होती है ताकि वो सारे के सारे विजर्ड्स को पकड़ सके। और ये गाड़ी विजर्ड्स की मैजिक एनर्जी के साथ कनेक्टेड होती है और उसी से स्पीड पकड़ती है, यानी कि इस गाड़ी को चलाने के लिए मैजिक एनर्जी का इस्तेमाल होता है, ना कि पेट्रोल और डीजल का। जिसके बाद ये सारे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और तभी एर्जा सामने आती है और वहाँ के ऑफिशियल से ये पूछती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है, वैसे तुम हो कौन और मैं तुम्हें क्यों बताऊं। और ये सुनने के बाद एर्जा उसे टक्कर मारती है और नीचे गिरा देती है, बेटा अब बताएगा सारा कुछ। जिसके बाद ये सारे बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाते हैं और आइस एंड वर्ल्ड विजर्ड्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और जो आर्मी उनको रोकने के लिए यहाँ पर आई हुई थी वो सारे के सारे यहाँ पर बेहोश पड़े होते हैं। और जैसे ही ये सारे आगे पहुँचते हैं तभी उनके सामने एरिगोर और उसकी पूरी की पूरी आर्मी खड़ी होती है, जैसे कि ये सारे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। और ये देखकर एर्जा उसे कहती है कि तुम्हारा प्लान क्या है। एरिगोर बोलता है कि मैं यहाँ पर लुलाबाई सॉन्ग को टेलीकास्ट करने वाला हूँ क्योंकि इस जगह से ये बंदा ज्यादा एरिया कवर कर सकता है और जितने लोग इस सॉन्ग को सुनेंगे वो सारे के सारे मारे जाएंगे, यानी कि जितनी रेंज उतने ज्यादा लोगों की मौत। एर्जा उससे पूछती है कि आखिरकार तुम ये क्यों कर रहे हो। वो बोलता है कि इनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बाकियों के पास नहीं है। और तभी लूसी ये बोलती है कि इन्हें मारने के बाद तुम्हें तुम्हारे राइट्स नहीं मिलेंगे। एरिगोर बोलता है ये तुम्हारी गलत फहमी है, हमें राइट्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए पावर, क्योंकि पावर ही सब कुछ है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि कागेयामा लूसी पर हमला करने के लिए आगे आ रहा होता है, पर तभी नात्सु बीच में आ जाता है और उसको रोक लेता है और वो लड़ने के लिए एकदम तैयार होता है। और ये देखकर एरिगोर सोच रहा होता है कि ये सारे के सारे मेरे जाल में फंस चुके हैं और वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद एर्जा ग्रे और नात्सु को उसका पीछा करने के लिए कहती है, लेकिन ये दोनों दोबारा से लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसको देखकर एर्जा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद ये दोनों एरिगोर का पीछा करने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर कागेयामा और रायले भी उसके पीछे निकल जाते हैं। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एर्जा अपनी मैजिक से एक शॉर्ट समन करती है और यहाँ पर सारे के सारे बंदों को धोना शुरू कर देती है। और वो देखते ही देखते अपने वेपन्स को अलग अलग फॉर्म में चेंज कर रही होती है और सभी को धूल चटा रही होती है, क्योंकि एक विजर्ड अपने अलग अलग वेपन्स को समन कर सकता है जो कि कहीं और स्टोर होते हैं। और तभी हम लूसी को देखते हैं जो कि अपनी की का इस्तेमाल करती है और यहाँ पर कैंसर को बुला लेती है और वो इन सभी को बड़े गंदे तरीके से मारने लगता है। लेकिन तभी एर्जा ये नोटिस करती है कि यहाँ पर काफी सारे बंदे अब भी बाकी हैं और ये देखकर वो अपने आर्मर को हेवंस व्हील आर्मर में कन्वर्ट कर लेती है। जिसके बाद वो अपना एक और खतरनाक अटैक उनके ऊपर इस्तेमाल करती है और उन्हें मौत के घाट उतार देती है। जिसके बाद यहाँ पर बस एक ही बंदा बचता है और वो भी एर्जा की पावर्स को देखकर यहाँ से कल्टी मार लेता है और वो लूसी को उसे फॉलो करने के लिए कहती है कि जाओ तुम इसके पीछे जाओ। और इसके बाद हम दोबारा से नात्सु और ग्रे को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं, पर आगे जाने के बाद उनके सामने दो रास्ते आते हैं जो कि अलग अलग होते हैं और ये दोनों अलग अलग रास्ता चूज कर लेते हैं। जहाँ पर ग्रे एक स्टूडियो के अंदर घुस जाता है और उसके दरवाजे को लात मारकर तोड़ देता है और उसे ऐसा लगता है कि एरिगोर यहाँ पर होगा, पर तभी रायले उसके ऊपर हमला कर देता है और ये अंदर छुपकर बैठा होता है। और इसके बाद हम एर्जा को देखते हैं जो कि सभी को ये बता रही होती है कि यहाँ पर एक बंदा डार्क मैजिक का इस्तेमाल करने वाला है, तो तुम जितना हो सके उतना दूर चले जाओ। और ये सुनने के बाद सारे के सारे लोग यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। भाई आखिरकार इन्हें भी अपनी जान प्यारी है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एर्जा ये नोटिस करती है कि उसके सामने एक विंड बैरियर है और इस बैरियर को एरिगोर ने बनाया है ताकि सारे के सारे लोग अंदर ही रह सकें और वो बाहर ना जा पाएं। जिसके बाद एरिगोर एर्जा को भी इस बैरियर के अंदर डाल देता है और वो यहाँ से बाहर निकलने की काफी कोशिश कर रही होती है पर निकल नहीं पाती। और ये देखकर एरिगोर यहाँ से चला जाता है और फिर हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्रे और रायले एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और यहाँ पर ग्रे उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। जिसके बाद ग्रे उसे कॉलर से पकड़ लेता है और ये पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या है, हमें बता दो। रायले कहता है कि हमारा प्लान यही था कि हम तुम्हें जाल में फंसा दें और यही हुआ, तुम सारे फंस गए हो। और यहाँ पर वो ग्रे को भी पकड़ लेता है और फिर रायले ये बोलता है कि जब लुलाबाई सॉन्ग बजेगा तो हमारा बदला पूरा हो जाएगा, तुम बस देखते जाओ। और फिर अगली सीन में हम एर्जा को देखते हैं जो कि आइस एंड वर्ल्ड के बंदों से बातचीत कर रही होती है ताकि उसे कुछ पता लग सके। और तभी अचानक यहाँ पर ग्रे आ जाता है जो कि एर्जा को एरिगोर के असली प्लान के बारे में बताता है कि आखिरकार उसका मकसद क्या है। और ये सारी बातें सुनने के बाद एर्जा शॉक्ड हो जाती है। और जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी एर्जा को एक बात याद आती है कि मैंने ऐसा सुना था कि कागी नाम के एक बंदे ने लुलाबाई सील को तोड़ दिया है, यानी कि वो बंदा विंड बैरियर को भी तोड़ सकता है, तो हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा और वही हमारे काम आ सकता है। लेकिन ये सारी बातें आइस एंड वर्ल्ड का एक विजार्ड लेटे लेटे सुन लेता है और वो अपने साथी को कागेयामा को ढूंढने के लिए भेज देता है। और इसके बाद हम नात्सु को देखते हैं जो कि एरिगोर को ढूंढने के चक्कर में पूरे के पूरे स्टेशन को तबाह कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से कागेयामा आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर नात्सु उससे एरिगोर के बारे में पूछता है, पर कागेयामा ये बोलता है कि अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है
तो पहले मुझसे लड़ना होगा, तो चलो आओ फाइट करते हैं। और ये बोलते ही ये दोनों एक दूसरे से भिड़ना शुरू कर देते हैं और अपनी अपनी मैजिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और यहाँ पर कागेयामा स्नैक शैडो का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी नात्सु अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसके इस अटैक को चकनाचूर कर देता है। और ये देखकर कागेयामा काफी चौंक जाता है कि आखिरकार ये इसने कैसे किया, इसकी ताकत तो काफी कमाल की है। और नात्सु के इस अटैक की वजह से पूरा का पूरा स्टेशन हिलना शुरू हो जाता है और ये सारे समझ जाते हैं कि आखिरकार ये हरकत किसकी है। और तभी यहाँ पर एर्जा और ग्रे भी आ जाते हैं और एर्जा आते ही कागेयामा के ऊपर हमला कर देती है और उससे ये पूछती है कि मुझे ये बताओ कि हम इस बैरियर को कैसे तोड़ सकते हैं। और ये सुनने के बाद इस बंदे की चड्डी गीली हो रही होती है और साथ साथ पीली भी, और वो ये कहता है कि हाँ हाँ बताता हूँ। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक और विज़र्ड आ जाता है जो कि कागेयामा को जान से मार देता है और इस बंदे का यही काम था। और ये देखकर कात्सु को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो ये कहता है कि तुम अपने साथी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और ये बोलने के बाद वो उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है और उसे हवा में उड़ा देता है। और यहाँ पर कागे मर रहा होता है पर एर्जा उसे पटक रही होती है, अबे ओए उड़ जा, यहाँ पर तू ही है जो कि हमें बचा सकता है, तो जल्दी खड़ा हो। और फिर हम एरिगोर को देखते हैं जो कि गिल्ड मास्टर के काफी करीब पहुंच चुका होता है। और फिर हम नात्सु को देखते हैं जो कि इस बैरियर से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि ये बैरियर काफी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन नात्सु उसे बार बार हिट कर रहा होता है और एर्जा भी कागेयामा को उठाने की काफी कोशिश कर रही होती है। और कुछ देर के बाद लूसी नात्सु को पकड़ लेती है, अबे बस कर भाई। और तभी नात्सु को एक बात याद आती है कि जब उसने उस मोटी औरत को पकड़ा था तो वो भी उसके साथ टेलीपोर्ट हो गया था, पर लूसी उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ये काफी रिस्की है और इसके लिए हमें एक और सेलेस्टियल स्पिरिट की जरूरत पड़ने वाली है जो कि बाहर हो। लेकिन तभी अपना छुटकू हैप्पी लूसी को एक की दे देता है और वो लूसी को इस नई की के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है, पर लूसी मना कर देती है कि अभी हमें यहाँ से बाहर निकलना है, मैं ये बाद में करूंगी। और ये सुनने के बाद हैप्पी सैड हो जाता है और वो ये कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि तुम इसका इस्तेमाल करोगी और हम भी बाहर निकल जाएंगे। और ये सारी बातें सुनने के बाद लूसी इस की का इस्तेमाल करती है और अपने सामने विर्गो को समन करती है, पर इस बार विर्गो काफी अलग लग रहा होता है। I mean, लग रही होती है ये तो एक लड़की है, यानी कि ये बंदा अपने आप को उस फॉर्म के अंदर चेंज कर लेता है जो कि इसके मास्टर को ज्यादा पसंद आती है। जिसके बाद लूसी उसे यहाँ पर एक गड्ढा करने के लिए कहती है ताकि वो सारे यहाँ से बाहर निकल सकें। और ये सुनने के बाद विग्रो यहाँ पर गड्ढा करना शुरू कर देती है और जब ये सारे यहाँ से जा रहे होते हैं तभी नात्सु कागेयामा को अपने साथ ला रहा होता है और ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये मेरा एनिमी है पर मैं इसे यहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद ये सारे इस बैरियर से बाहर निकल जाते हैं, पर तभी ये नोटिस करते हैं कि नात्सु और हैप्पी यहाँ से गायब हैं और ये दोनों उड़कर एरिगोर के पास जा रहे होते हैं। और जैसे नात्सु उसके पास पहुँचता है तो वो उसे एक जोरदार लात मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। और फिर हम बाकी सब बंदों को देखते हैं जो कि कागेयामा को लेकर अपनी मैजिकल टैक्सी यानी कि कार में जा रहे होते हैं और ग्रे कागेयामा को समझाने की काफी कोशिश कर रहा होता है और उसकी बातें सुनकर कागेयामा चौंक जाता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि एरिगोर और नात्सु एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जहाँ पर एरिगोर उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है और यहाँ पर हैप्पी भी उसकी हेल्प नहीं कर पाता क्योंकि उसने काफी ज्यादा मैजिक यूज कर लिया होता है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एरिगोर नात्सु के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और नात्सु नीचे खाई में गिर रहा होता है। और तभी उसे एक पुरानी बात याद आती है और यहाँ पर उसके सामने एक बंदा होता है जो कि उसे ये बोल रहा होता है, सुनो बच्चे, तुम जैसे चाहो अपनी फायर को कंट्रोल कर सकते हो, पर इस चीज को सीखने के लिए तुम्हें काफी मेहनत करनी होगी। लेकिन अगर एक बार तुमने ये सीख लिया तो विंड और वाटर मैजिक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि नात्सु अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसकी हेल्प से ऊपर आ जाता है और ये देखकर एरिगोर काफी चौंक जाता है कि आखिरकार ये कैसे कर रहा है। जिसके बाद नात्सु फायर ड्रैगन रोर का इस्तेमाल करता है, लेकिन एरिगोर उसको रोक लेता है और इसके बाद एरिगोर अपने सबसे खतरनाक अटैक्स करना शुरू करता है जो कि होते हैं स्टॉर्म अटैक, और नात्सु इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और तभी एरिगोर उससे ये बोलता है, अगर तुम गलती से भी मेरे पास आए तो तुम्हारी सारी की सारी आग हवा बन जाएगी और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि फायर मैजिक विंड मैजिक को हरा नहीं सकता, तो तुम मुझसे दूर रहो और हार मान जाओ। और ये बोलने के बाद एरिगोर नात्सु पर अटैक्स करना शुरू कर देता है और नात्सु इन सारे अटैक से बच रहा होता है और इसी मौके का फायदा उठाकर नात्सु उस पर हमला करने के लिए आगे जा रहा होता है, पर एरिगोर की विंड इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है तो नात्सु उसके पास तक पहुंच नहीं पाता और एरिगोर उसे पटक कर नीचे मारता है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एरिगोर अपना फाइनल अटैक करता है और इसका नाम होता है एमेरा बैरम और ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है जिससे नात्सु नीचे गिर जाता है, पर ये बंदा अब भी जिंदा है और लड़ सकता है। पर एरिगोर को ऐसा लगता है कि नात्सु मर चुका है और वो ये बोलता है कि बहुत जल्दी मैं सारे के सारे गिल्ड मास्टर्स को भी तुम्हारे पास ही भेजने वाला हूँ, तो तैयार रहो। पर तभी वो ये नोटिस करता है कि नात्सु अब भी जिंदा है और ये देखकर वो चौंक जाता है, अरे ये कैसे हो सकता है और तुम जिंदा कैसे
कैसे हो और तुम्हें ये क्या हो रहा है, ये कैसी ताकत है। जिसके बाद हम नात्सु को देखते हैं जिसकी बॉडी से फ्लेम्स निकल रही होती हैं और वो ये कहता है कि अब बस बहुत हुआ और मैं इसे हराने जा रहा हूँ, तुम मुझसे बच नहीं सकते। और ये बोलने के बाद नात्सु अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे विंड की दिशा को बदलना शुरू कर देता है। और ये देखकर हैप्पी सिंह काफी चौंक जाता है, आखिरकार ये कर कैसे रहा है, ये तो एक एंशिएंट मैजिक है। जिसके बाद हैप्पी उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है कि ये तुमसे नहीं होगा, इसे तो बस ग्रे ही कर सकता है। और ये सुनने के बाद नात्सु को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी आग दहकने लगती है और इसकी वजह से एरिगोर की हवा निकल जाती है, यानी कि उसका अटैक फेल हो जाता है। और ये इसीलिए होता है क्योंकि नात्सु के आसपास जितनी भी एयर होती है वो उसकी गर्म होने के साथ साथ एयर को भी गर्म कर देता है और इस वजह से एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है और विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि नात्सु अपना एक और खतरनाक अटैक जिसका नाम फायर ड्रैगन स्वॉर्ड हॉर्न अटैक होता है वो करता है। और ये अटैक इतना ज्यादा दमदार होता है कि एक ही अटैक से एरिगोर चित हो जाता है। और तभी यहाँ पर बाकी के फेरी टेल विजर्ड्स कागेयामा के साथ पहुंच जाते हैं और एर्जा नात्सु को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने एरिगोर को रोक लिया है। और जब ये सारे आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी कागेयामा यहाँ से मैजिक 4-व्हीलर और लुलाबाई को चुराकर भाग जाता है। और ये देखकर सारे चौंक जाते हैं, इसकी भैंस की टैंट, ये क्या हुआ। और फिर अगले ही सीन में हम दोबारा से कागेयामा को देखते हैं जो कि उसी बिल्डिंग के सामने होता है जहाँ पर गिल्ड मास्टर्स की मीटिंग चल रही होती है और वो खड़ा हुआ कुछ सोच रहा होता है। पर तभी अचानक उसे पीछे से एक आवाज आती है और वो ये नोटिस करता है कि यहाँ पर मैकारोव एक मैगजीन पढ़ रहे होते हैं, यानी कि लड़कियों को ताड़ रहे होते हैं, मतलब कि ये बुढ़ा भी एक नंबर का ठरकी है। और जैसे ही मैकारोव को ये पता चलता है कि कागेयामा ने उसे देख लिया है तो वो अपने आप को कवर अप करने की कोशिश करता है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस बच्चों की किताबें पढ़ रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे देखो, A फॉर सेब, B फॉर लड़का और C फॉर कुत्ता। पर कागेयामा उससे ये बोलता है कि तुम जो भी देखो मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। और वैसे मैं तुम्हें इस फ्लूट पर अरिजीत सिंह का गाना सुनाना चाहता हूँ, क्या तुम सुनना चाहोगे। मैकारोव बोलता है कि हाँ हाँ सुन ही लेंगे। और जैसे ही कागेयामा इस फ्लूट को बजाने वाला होता है तभी उसे अपने साथ हुए सारे के सारे अच्छे और बुरे मोमेंट्स याद आते हैं। और तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है नात्सु और उसकी टीम की और वो उसे रोकने के लिए आगे जा ही रहे होते हैं। पर तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है बॉब की और ये वही बंदा है जो कि थोड़ा लड़कियों की तरह है, यानी कि मीठा है। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मास्टर गोल्ड माइन भी आ जाते हैं और ये दोनों उन्हें आगे जाने से रोक रहे होते हैं। और इसके बाद हम दोबारा से कागेयामा को देखते हैं जो कि ये बोलता है कि मुझे बस एक बार इसे बजाने दो और सारा कुछ चेंज हो जाएगा। मैकारोव कहते हैं कि कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, जो वीक है वो वीक ही रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो। जिसके बाद मैकारोव कागेयामा को समझाना शुरू कर देते हैं कि ये नेचर का नियम है, जो कमजोर है उसे अपनी चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। और हमारी लाइफ में फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके साथ मिलकर हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं और किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। और ये सारी बातें कागेयामा बड़ी गौर से सुन रहा होता है। और सुनो कागेयामा, अगर तुम अपने आप पर विश्वास रखते हो तो एक न एक दिन तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ अपने आप ही बाहर आ जाएगी, बस तुम्हें अपने आप पर यकीन रखना है और इसके लिए तुम्हें एक सही रास्ता चुनना है। और ये बेकार सी फ्लूट तुम्हारे आड़े आ रही है तो इसको फेंक दो। और ये सुनने के बाद कागेयामा इस फ्लूट को फेंक देता है और ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर कागेयामा अपने आप को सरेंडर कर देता है। जिसके बाद सारे के सारे मैकारोव के पास आते हैं और उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, अरे वाह आप तो कमाल हो सर जी। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इस फ्लूट के अंदर से अजीब सी डार्क एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये फ्लूट अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। जिसके बाद ये फ्लूट एक काफी बड़ा जायंट मॉन्स्टर बन जाती है जो दिखने में काफी खतरनाक होता है। तो मेरे सामने इतने सारे लोग हैं तो मैं किसका सोल पहले खाऊं, क्या तुम्हारा, बताओ मुझे। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि नात्सु, एर्जा और ग्रे उससे लड़ने के लिए आगे चले जाते हैं, पर ये बंदा काफी खतरनाक होता है और काफी स्ट्रॉन्ग भी। और ये तीनों अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसको देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं। और इस मॉन्स्टर की बैंड बज रही होती है, लेकिन ये मॉन्स्टर दोबारा से लुलाबाई सॉन्ग बजाने की कोशिश करता है ताकि ये सभी को मौत की नींद सुला सके। लेकिन इसकी हालत पहले से काफी गंदी होती है और फ्लूट यानी कि इसके बॉडी पार्ट्स पहले ही टूट चुके होते हैं, तो फ्लूट की आवाज काफी गंदी आती है जैसे कि किसी ने पाद मार दिया हो। अरे ये मेरे साथ क्या हुआ और मैं फ्लूट क्यों नहीं बजा सकता। और ये सारा कुछ नात्सु और उसकी टीम की वजह से हुआ होता है और उन्होंने इसके अंदर इतने छेद कर दिए होते हैं कि ये कंफ्यूज होता है कि सांस कहाँ से ले और फ्लूट कहाँ से बजाए। और ये देखकर वो मॉन्स्टर काफी गुस्सा होता है और सभी के ऊपर दोबारा से हमले करना शुरू कर देता है। पर तभी ग्रे बीच में आ जाता है और उन सभी को बचा लेता है, जिसको देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं, अरे वाह ये कितना स्मार्ट है। और नात्सु इस पूरी की पूरी फायर को कंज्यूम कर लेता है, यानी कि खा लेता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि एर्जा, नात्सु और ग्रे अपने सबसे खतरनाक अटैक्स करते हैं और ये अटैक काफी दमदार होते हैं। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से उस मॉन्स्टर की पैंट गीली हो जाती है। मैं जानता हूँ कि इसने पैंट नहीं पहनी है, पर कुछ तो पीला पीला निकलता है और ये उसे हरा देते हैं। जिसके बाद
सारे के सारे गिल्ड मास्टर्स इनकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। अरे वाह, तुमने काफी अच्छा काम किया। लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करते हैं कि पीछे से कॉन्फ्रेंस हॉल गायब है, यानी कि इन्होंने उसे भी उड़ा दिया है। और ये देखकर मैकारोव बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। अबे ओए, ये तुमने क्या कर दिया? और सारे के सारे गिल्ड मास्टर्स उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि दो बंदे नात्सु और उसकी टीम को ढूंढ रहे होते हैं, जिसमें इस बंदे का नाम जैक और लड़की का नाम बिस्का होता है। लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करते हैं कि उन्हें टीम नात्सु के फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं और उन्हें ये पता चल जाता है कि टीम नात्सु कहाँ पर गई हुई है। और वो ये सारी बातें जाकर मीरा जेन को बता देते हैं, जिससे वो थोड़ी परेशान हो जाती है। और तभी जैक ये बताता है कि वो जगह काफी खतरनाक है और यहाँ तक कि हंटर गिल्ड्स के एक्सपीरियंस बंदे भी वहाँ से बाहर निकलने में असफल रहे हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार वो लोग वहाँ पर क्यों गए हैं। और फिर अगली सीन में हम नात्सु की टीम को देखते हैं, जो कि रास्ता भूल गए होते हैं और उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता। और इस जगह का नाम होता है वेब वैली। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग आते तो हैं, पर यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाते। और ये सारी बातें सुनकर नात्सु और ग्रे की फट रही होती है। और फिर हम हैप्पी को देखते हैं, जो कि ये बोलता है, ओए मित्रों देखो वो क्या चीज है। और ये एक विंग फिश होती है, जो कि खाने में एक नंबर लगती है। जिसके बाद ये सारे उसे पकड़ने के लिए नीचे बैठ जाते हैं और काफी देर मेहनत करने के बाद वो एक विंग फिश को पकड़ लेते हैं। और तभी नात्सु हैप्पी से बोलता है कि चलो यार तुम इसे खा लो। अरे मैं तो खा लूंगा, पर तुम्हारा क्या होगा? लेकिन तभी ग्रे ये बोलता है, अभी ओए खा ले। और ये सुनते ही अपना हैप्पी सिंह उस मछली को लपेट जाता है। और जब ये सारे आगे जा रहे होते हैं, तभी अचानक उन्हें एक विलेज दिखता है और ये सारे उसे देखकर अंदर भागने लगते हैं, क्योंकि इन सभी के पेट में चूहे दौड़ रहे होते हैं। और ये सारे भी दौड़ना शुरू कर देते हैं। पर जैसे ही ये उस विलेज के अंदर जाते हैं, तो ये विलेज काफी शांत होता है, एकदम नील बटा सन्नाटा। और ये सारे वहाँ पर लोगों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अबे ओए कोई है यहाँ पर उन्हें यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। और तभी हम ये देखते हैं कि नात्सु को एक बन दिखता है और वो उसे खाने ही वाला होता है। पर एर्जा उसको रोक लेती है और ये कहती है, अबे ओए ढक्कन, इतनी भी जल्दी क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और ग्रे भी ये सारा कुछ देखकर सोच रहा होता है कि आखिरकार ये खाना किसने बनाया? अगर बनाया भी है तो वो इसे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकता है? और तभी एर्जा उन सभी को ये ऑर्डर देती है कि तुम सब एक काम करो, फटाफट जाकर मशरूम्स को ढूंढो और इस विलेज में जो कुछ भी है तुम उसे नहीं खाओगे। और ये सुनने के बाद वो सारे अपने काम पर लग जाते हैं, यानी कि मशरूम्स ढूंढ रहे होते हैं। और तभी उन्हें काफी सारे मशरूम्स मिल जाते हैं और ये सारे उन्हें कलेक्ट करने के साथ साथ लपेट भी रहे होते हैं। और जैसे ही ग्रे और नात्सु इन मशरूम्स को खाते हैं, तो उनके सर पर भी यही मशरूम्स उगने शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों एक दूसरे की खिल्ली उड़ाना शुरू कर देते हैं। अबे ओए देख अपने आप को, तू तो एक नंबर का चचुंदर लग रहा है। हाँ हाँ, तू बड़ा स्मार्ट है ना, तू भी एक नंबर का जोकर ही लग रहा है। तेरी भैंस की टैंट, मुझे ऐसे बोलेगा तू, तेरी गुद्दी लाल कर दूंगा, समझा? और लूसी बेचारी खड़ी हुई इन दोनों का तमाशा देख रही होती है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को देखकर गर्म हो रहे होते हैं। अबे ओए मुझे देखकर क्या हंस रहा है? अबे तुझे देखकर कौन हंसेगा? चल बे लंगूर, बताऊं तुझे अभी। और ये बोलते ही ये दोनों दोबारा से लड़ना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को कुत्तों की तरह मार रहे होते हैं। तेरी भैंस की टैंट, अबे ओए रुक बेटा, मार मार के तेरी गुद्दी लाल कर दूंगा, मैं तेरी भी कर दूंगा। और फिर बारी आती है हैप्पी सिंह की। और जैसे ही हैप्पी एक मशरूम खाता है, तो उसके साथ भी सेम होता है, उसके सर पर भी मशरूम निकल जाता है। लेकिन तभी अचानक लूसी ये नोटिस करती है कि नात्सु के सर वाला मशरूम धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, यानी कि इसकी दिक्कतें धीरे धीरे बढ़ रही होती हैं। और फिर अगली सीन में हम मैकारोव को देखते हैं, जो कि ये बोलते हैं कि मैंने इस सारी की सारी जगह को अच्छे से छान लिया है, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं मिला और ये सारे के सारे घर एकदम खाली है। क्या तुम मेरे साथ अंदर चलोगी? काफी मजा आएगा। यानी कि ये बुढ़ा यहाँ पर भी अपनी ठरक दिखा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक एर्जा जमीन के ऊपर एक लाइन नोटिस करती है और वो इस लाइन को देखकर ये सोचती है कि ये लाइन ऑर्डिनरी नहीं हो सकती, ये काफी अजीब है। और तभी हम ये देखते हैं कि इस जगह से अलग अलग तरह की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं और ये सारी आवाजें काफी डरावनी होती हैं, जिसको नात्सु और ग्रे भी नोटिस कर लेते हैं। और तभी हम ये देखते हैं कि उनके सर पर बने हुए मशरूम्स नीचे गिर जाते हैं। लेकिन भाई हैप्पी सिंह का मशरूम एज इट इज उसके सर पर खड़ा होता है, जिसके बाद ये सारे एर्जा की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। और तभी एर्जा ये नोटिस करती है कि सारी की सारी लाइंस चमकना शुरू कर देती हैं, यानी कि ग्लो कर रही होती हैं और आसपास के सारे घर मूव करना शुरू कर देते हैं। और ये देखकर वो सारे एक बड़ी सी चट्टान पर चढ़ जाते हैं। और तभी वो ये नोटिस करते हैं कि इस वैली के अंदर जितने भी घर होते हैं वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स के अंदर तब्दील हो रहे होते हैं। और ये सारा कुछ देखकर मैकारोव समझ जाते हैं और ये कहते हैं कि ये एक तरह का बैंड मैजिक है, जिसका नाम है अलाइव। और ये एक ऐसा मैजिक है जो कि मटेरियलिस्टिक चीजों को एक जिंदा चीज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि अभी हो रहा है। और ये सारी बातें सुनकर एर्जा कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा काम डार्क गिल्ड का है। और यहाँ पर एर्जा ये बताती है कि जब वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उसे कुछ ऐसे आइटम्स मिले थे जो कि डार्क मैजिक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और तभी मैकारोव ये बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता
लगता है कि डार्क गिल्ड कुछ प्लान कर रहा था, पर ये प्लान उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ गया। और तभी मैकारोव उन सभी को एक आइडिया देते हैं कि ये सारे लिविंग क्रिएचर्स हैं, तो हम इन्हें एक चीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो है खाना। और ये सुनने के बाद नात्सु और ग्रे उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर नात्सु अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट, और इससे वो एक काफी बड़े मॉन्स्टर को मौत की घाट उतार देता है। और यहाँ पर ग्रे भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा होता है और वो सामने वाले क्रिएचर को बर्फ से जमा देता है। और फिर हम हैप्पी सिंह को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। अबे ओए, ये मॉन्स्टर नहीं है, ये एक चेयर है, वो भी लकड़ी की। और देखते ही देखते ये चेयर एक घोड़ा बन जाती है और अपने हैप्पी सिंह को बैठाकर यहाँ से ले जाती है। ओए बीरे की करता पिया, छड़ दे मैनू। और ये देखकर सारे चौंक रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एर्जा अपनी 2 स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करती है और एक काफी बड़े जायंट मॉन्स्टर को मौत की घाट उतार देती है। और ये देखकर लूसी काफी चौंक जाती है क्योंकि ये जायंट मॉन्स्टर छोटे छोटे फ्रेंच फ्राइज के अंदर बढ़ गया होता है। और जब ये सारे उसे टेस्ट करते हैं तो इसका टेस्ट काफी बकवास होता है। नात्सु कहता है अबे क्या ये छी थू। और फिर हम ग्रे को देखते हैं जो कि हैप्पी को ये बोलता है अबे ओए तेरे सर पे से मशरूम नीचे गिर गया है। हैप्पी कहता है अरे हाँ वो तो ठीक है, पर तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की, उसने मेरे साथ काफी बुरा किया। और ये सुनने के बाद ग्रे कहता है बेटा तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। और ये सुनकर हैप्पी सिंह शॉक्ड हो जाता है, अरे यार मेरी कोई कदर ही नहीं है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स दोबारा से इनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। और ये देखकर नात्सु और उसकी पूरी की पूरी टीम इनसे लड़ना शुरू कर देती है। और फिर हम लूसी को देखते हैं जो कि अपनी गेट की का इस्तेमाल करती है और यहाँ पर टोरस को समन करती है। और ये वही ठर की स्पिरिट होती है, लेकिन टोरस आते ही इस लड़ाई के अंदर शामिल हो जाता है। लेकिन तभी अचानक हम ये नोटिस करते हैं कि इस जगह पर एक काफी खतरनाक अर्थक्वेक आ जाता है और ये सारे ऊपर खाई से नीचे गिर जाते हैं। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि ये सारे अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू कर रहे होते हैं, यानी कि ये सारे अभी जिंदा हैं। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम कुछ बंदों को देखते हैं जो कि ये बोलते हैं कि हम इन्हें मैजिक सर्कल क्रिएट किया था, लेकिन तभी यहाँ पर मॉन्स्टर्स अपीयर हो गए और उन्होंने हमारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया, जिससे हम कुछ नहीं कर पाए। और ये सुनने के बाद एर्जा कहती है कि इसका मतलब तुम सारे उन मॉन्स्टर्स के अंदर ही फंसे हुए थे। और फिर ये बंदे बताते हैं कि जब तुम सारे इस वैली के अंदर एंटर हुए तो यहाँ का मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो गया और इसी से हम सब ने अपना कंट्रोल खो दिया। और ये सारा कुछ सुनने के बाद मैकारोव कहते हैं अबे सुनो चिरकुटो, तुम्हें हमें थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि हमने तुम्हारी जान बचाई है और तुम्हें आजाद किया है। और हाँ, मुझे एक चीज प्रॉमिस करो कि तुम मैजिक का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। और वो सारे लोग मैकारोव की बातों को एग्री कर लेते हैं। और इसके बाद एर्जा ये बताती है कि जब वो सारे नीचे गिर रहे थे तो मैकारोव ने उन्हें बचाया था और सारे के सारे विलेजर्स को भी। और वो मैकारोव ही थे जिन्होंने मैजिक सर्कल को भी डीएक्टिवेट कर दिया था। पर वो इस बात से हैरान हो जाती है कि आखिरकार मैकारोव ने ऐसा कैसे किया। और जब वो ये बात मैकारोव से पूछती है तो वो ये कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ये बात अकेले में बता दूंगा। देख रहे हो भाई, इस बंदे की ठरक यहाँ पर भी नहीं जा रही है। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें एरा को दिखाया जाता है जहाँ पर मैजिक काउंसिल डार्क गिल्ड के बारे में बातें कर रही होती है। और यहाँ पर हम एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम होता है सिग्रेन। और वो ये बोलता है कि मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि फेरीटेल विजर्ड्स ने आइसन वर्ल्ड विजर्ड्स को हरा दिया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो पूरा का पूरा काउंसिल प्रॉब्लम में आ सकता था। पर काउंसिल के कुछ बंदों को ये बातें पसंद नहीं आती और वो ये कहते हैं कि वो लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर तबाही मचा देते हैं और सारे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये वक्त उनकी तारीफ करने का नहीं है बल्कि उन्हें सबक सिखाने का है। और फिर अगले सीन में हम लूसी को देखते हैं जो कि अपनी मॉम को लेटर लिख रही होती है और उन्हें आइसन वर्ल्ड में जो भी इंसिडेंट हुआ उसके बारे में बता रही होती है। और वो ये लिखती है कि फेरीटेल एक काफी अच्छा गिल्ड है और आपको मेरी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और इसके बाद वो अपने लेटर को कंप्लीट कर लेती है। पर तभी अचानक वो ये नोटिस करती है कि उसके पीछे ग्रे लेटा होता है, वो भी अधनंगा। और ये देखकर वो उसके एक जोरदार लात मारती है। और यहाँ पर ग्रे उसे समझाने की काफी कोशिश कर रहा होता है, अबे रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। पर लूसी को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती और वो ये कहती है कि एक काम करो, तुम यहाँ से निकल जाओ। और तभी ग्रे ये बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात याद दिलाने आया हूँ कि आज नात्सु और एर्जा के बीच में एक रीमैच है। और ये सुनने के बाद लूसी थोड़ी शांत हो जाती है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये दोनों एर्जा और नात्सु की बैटल देखने के लिए पहुँच जाते हैं, जहाँ पर लूसी ये बोलती है कि अब देखो, दो सबसे स्ट्रॉन्ग विजर्ड्स की बैटल होने वाली है। और ये सुनने के बाद ग्रे कहता है अबे वे सातवीं फेल, इनमें स्ट्रॉन्ग कौन है? वो ये कहती है कि तुम, नात्सु और एर्जा, ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग हैं। और तभी ग्रे बोलता है कि आखिरकार किस बेवकूफ ने तुमसे ये बोल दिया। और इसके बाद हम फेरीटेल के एक और मेंबर को देखते हैं जिसका नाम है एल्फमैन। और वो ये कहता है हाँ,
क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? ये दोनों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विजर्ड्स बनने के आसपास भी नहीं है। इनकी पावर्स काफी कमजोर है और ये भी और कुछ ऐसे भी विजर्ड्स हैं जो कि इनसे काफी स्ट्रॉन्ग हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि एर्जा एक न्यू आर्मर पहनकर आती है जिसका नाम होता है फ्लेम रिफ्लेक्ट, यानी कि ये आर्मर फ्लेम को काफी हद तक रिफ्लेक्ट कर देता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और इन दोनों के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों ही एक दूसरे पर बरस रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक हम यहाँ पर एक मेंढक को देखते हैं जो कि काउंसिल की तरफ से आता है और वो ये कहता है कि यहाँ पर एक विजर्ड है जिसने प्रॉपर्टी को काफी डैमेज किया है तो उसके ऊपर एक चार्ज लगा है। अब बताओ वो कौन सा है? अबे तू है क्या? और नात्सु को ऐसा लग रहा होता है कि वो फंसने वाला है, लेकिन ये मेंढक एर्जा को अरेस्ट कर लेता है। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि फेरी टेल के सारे विजर्ड्स काफी उदास होते हैं। और फिर हम नात्सु को देखते हैं जो कि एक जार के अंदर बंद होता है और ये बोलता है अबे ओए मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। अरे हाँ, ये नात्सु ही है और ये देखने में एक घड़ियाल लग रहा होता है जो कि घड़ियाली आंसू बहा रहा होता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन मीरा जेन उसे बाहर निकालने से मना कर देती है और तभी ग्रे ये बोलता है अगर तुम यहाँ से निकल भी गए तो तब भी तुम एर्जा को बचा नहीं सकते क्योंकि मैजिक काउंसिल हमारी एक भी बात नहीं सुनेगी। और फिर हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर एर्जा को पनिशमेंट मिलने वाली है। और फिर हम एर्जा को देखते हैं जिसके सामने रेन का प्रोजेक्शन आता है और वो ये कहता है कि मैं हमेशा से फेरी टेल को प्रोटेक्ट करता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसकी वजह से काउंसिल काफी नाराज है। और वो यहाँ पर एर्जा को एक सजेशन दे रहा होता है कि वो ये सारा ब्लेम किसी और पर डाल दे। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद एर्जा काफी गुस्सा हो जाती है और ये कहती है कि तुम चुप रहो, मैं तो बस तुम्हें आगाह कर रहा था कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी करो। और फिर हमें लूसी को दिखाया जाता है जो कि नात्सु की साइड ले रही होती है और ये कहती है कि हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकते, हमें कुछ करना होगा और हमें उन दोनों को बचाना होगा। पर मैकारोव उसे मना करते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर नात्सु चिल्ला रहा होता है और ये कहता है कि प्लीज मुझे बाहर निकाल दो, मुझे सांस नहीं आ रही, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मुझे बाहर निकाल दो प्लीज। और जैसे ही मैकारोव उसे बाहर निकालते हैं तो ये नात्सु नहीं होता बल्कि मकाओ होता है जो कि नात्सु की तरह एक्टिंग कर रहा होता है। यानी कि नात्सु पहले ही एर्जा को बचाने के लिए यहाँ से कल्टी मारकर निकल चुका है और ये बस उसकी एक्टिंग कर रहा है। और ये देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं और तभी मैकारोव ये बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बस देखना होगा कि आगे क्या होता है। और फिर हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एर्जा को दोषी मान लिया जाता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है नात्सु की जो कि एर्जा की तरह ही कॉस्ट्यूम पहनकर आया होता है और वो बिल्कुल लड़की लग रहा होता है। और वो आते ही चिल्लाना शुरू कर देता है और ये कहता है अरे मैं ही वो लड़की हूँ जो कि आर्मर पहनकर इधर उधर तोड़फोड़ करती घूम रही हूँ, देखो मुझे और मुझे सजा दो। और यहाँ पर नात्सु अपने आप को एर्जा की तरह पेश करने की कोशिश कर रहा होता है, अबे ओए मैं ही एर्जा हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर सारा मामला उल्टा पड़ जाता है और सामने से ये ऑर्डर आता है कि इन दोनों को ही जेल में डाल दो। और फिर अगले सीन में हम एर्जा और नात्सु को देखते हैं और ये दोनों ही जेल के अंदर होते हैं। पर यहाँ पर एर्जा नात्सु के ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है और ये कहती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, वो बस एक डेमो था ताकि सभी को ये पता चल जाए कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर तोड़ता है तो उसे सजा मिलती है। वो मुझे पनिश करने के बाद घर भेजने वाले थे पर तुमने सारा कुछ खराब कर दिया। और ये सारी बातें सुनने के बाद नात्सु उससे सॉरी बोलता है, मुझे माफ करना, ये मेरी गलती थी। और यहाँ पर एर्जा उसको माफ कर देती है और ये कहती है कि मैं तुम्हारा इरादा जानती थी, तुम्हारा इरादा गलत नहीं था। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये दोनों दोबारा से गिल्ड के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर आते ही नात्सु एर्जा को दोबारा से चैलेंज कर देता है और ये कहता है कि तुम मेरे साथ लड़ना चाहोगी, पर वो मना कर देती है कि मेरा मूड नहीं है। और ये सुनने के बाद नात्सु की सनक जाती है और वो एर्जा पर हमला करने के लिए आगे आ ही रहा होता है। पर तभी एर्जा उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारती है और उसे बेहोश कर देती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि सारे के सारे फेरी टेल विजर्ड्स सो जाते हैं और बस एक ही बंदा जाग रहा होता है और वो है मैकारोव। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि गिल्ड के अंदर एक और विजर्ड एंट्री लेता है और इसका नाम होता है मिस टोगन। और ये बंदा आते ही एक क्वेस्ट लेता है और जाते हुए सभी के ऊपर से अपने स्पेल को डीएक्टिवेट कर देता है और यहाँ से चला जाता है। यानी कि किसी को भी इसके आने और जाने की खबर नहीं लगती क्योंकि ये बंदा फेरी टेल में एक काफी स्ट्रॉन्ग विजर्ड है। तो जब भी ये गिल्ड के अंदर एंट्री लेता है या फिर यहाँ से जाता है तो ये एक स्पेल कास्ट कर देता है जिससे सारे के सारे लोग सो जाते हैं। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे लोग नींद से उड़ जाते हैं। और यहाँ पर हम एक और बंदे को नोटिस करते हैं जिसका नाम होता है लेक्सस और वो ये बोलता है कि मैंने भी उस बंदे को देखा है और ये लंबी लंबी फेंक रहा होता है। लेकिन तभी नात्सु उसे लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है, क्या तू मेरे साथ लड़ेगा? लेकिन वो नात्सु की बेइज्जती कर देता है और ये बोलता है, अबे ओए छोटे चारिज़ार्ड, तू इस लड़की एर्जा से तो जीत नहीं पाता, मुझसे क्या जीतेगा? और ये सुनने के बाद नात्सु की जलने लगती है और लेक्सस ये बोलता है कि मैं यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग विजर्ड हूँ। और ये सुनने के बाद नात्सु उसे मारने के लिए ऊपर जा ही रहा होता है पर तभी मैकारोव उसको रोक लेते हैं और उसे अपने मुक्के के नीचे दबाकर ये बोलते हैं कि तुम्हें सेकंड फ्लोर पर जाने की
इजाजत नहीं है। और फिर हम लूसी को देखते हैं जो कि मीरा जेन से इसके बारे में पता करती है और मीरा जेन ये बताती है कि सेकंड फ्लोर एडवांस विजर्ड्स के लिए है और वहाँ के नोटिस बोर्ड पर जो मिशंस लगे हुए हैं वो सारे काफी खतरनाक हैं और इन सभी को एस क्लास क्वेस्ट कहा जाता है जिनमें जान का भी खतरा होता है। और फिर हम लूसी को देखते हैं जो कि अपने घर जा रही होती है और जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है तो वो ये नोटिस करती है कि उसके रूम में नात्सु और हैप्पी सिंह एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, यानी कि इन दोनों ने उसके रूम को ही जिम बना दिया होता है। और ये देखकर वो उन दोनों पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और उन दोनों को यहाँ से बाहर जाने के लिए बोलती है। पर तभी नात्सु ये कहता है कि अब टाइम आ चुका है एस क्लास मिशंस पर जाने का। और यहाँ पर वो नीली बिल्ली यानी कि हैप्पी सिंह लूसी को वो क्वेस्ट दिखाता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। हैप्पी सिंह कहता है, अरे ओए छोरी, ये काफी सिंपल था, मैं चुपके से सेकंड फ्लोर पर गया और वहाँ से ये क्वेस्ट मैंने फाड़ी मार ली। लेकिन लूसी उनके साथ जाने से मना कर देती है और ये सुनने के बाद नात्सु और हैप्पी सिंह यहाँ से चले जाते हैं पर वो क्वेस्ट पीछे ही छोड़ देते हैं। जिसके बाद लूसी उसे उठाती है और ये पढ़ती है कि इसके अंदर काफी सारे पैसे मिलने वाले हैं और साथ में एक गेट की भी। और ये पढ़ने के बाद उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो इन दोनों के साथ निकल जाती है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मीरा जेन मैकारोव को ये बता रही होती है कि हमारे पास से एक एस क्लास क्वेस्ट गायब है। और भाई ये सुनने के बाद मैकारोव के पैरों के नीचे से जमीन गायब हो जाती है। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि फेरी टेल के अंदर सारे के सारे विजर्ड्स इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि यहाँ से एस क्लास क्वेस्ट गायब है। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक आवाज आती है और ये आवाज लेक्सस की होती है जो कि ये बोलता है कि यहाँ पर एक नीली बिल्ली आई थी और ये क्वेस्ट लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो गई। और ये सुनने के बाद सभी को पता चल जाता है कि ये काम नात्सु और हैप्पी सिंह का है। और तभी लेक्सस ये बोलता है कि उन्होंने रूल तोड़ा है और जब वो वापस आएंगे तो उन्हें गिल्ड से निकाल दिया जाएगा और ये भी तभी होगा अगर वो वापस लौटे। और इसके बाद हम मैकारोव को देखते हैं जो कि लेक्सस से ये बोलते हैं कि जाओ उसे वापस लेकर आओ। पर लेक्सस मना कर देता है कि मेरे पास और भी काम है, मैं ये बात जानता हूँ कि तुम ही हो जो कि उसे ला सकते हो। पर ग्रे मना करता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। और फिर अगली सीन में हम नात्सु और लूसी को देखते हैं जो कि इस जगह के पोर्ट पर आ जाते हैं और यहाँ पर वो कोलोना आइलैंड पर जाने के लिए सभी से पूछ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे बंदे इस आइलैंड का नाम सुनते ही उन्हें मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि हमें नहीं जाना, तुम किसी और के साथ चले जाओ। और तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है ग्रे की जो कि उन दोनों को दोबारा से गिल्ड के अंदर जाने के लिए बोलता है। पर नात्सु उसे मना कर देता है और ये बोलता है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। और ये दोनों दोबारा से लड़ना शुरू कर देते हैं। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि इन दोनों को नोटिस कर लेता है कि ये दोनों मैजिक यूज कर सकते हैं और वो इनसे पूछता है क्या तुम दोनों विजर्ड्स हो। और जैसे ही नात्सु उसे हाँ बोलता है तो ये बंदा उन्हें वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। और ये देखकर नात्सु ग्रे की एक जोरदार लात मारता है और उसे बेहोश कर देता है और ये कहता है कि हाँ भाई चलो चलते हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे एक बोट के अंदर जा रहे होते हैं और तभी ग्रे को होश आता है। वो ये पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। जिसके बाद ये बंदा अपने बारे में बताता है और ये कहता है कि मेरा नाम है बोबो और मैं कोलोना आइलैंड का रहने वाला हूँ, लेकिन उस कर्ज की वजह से मैंने उस आइलैंड को छोड़ दिया और जो भी वहाँ पर जाता है वो उस कर्ज का शिकार बन जाता है। और इसके बाद वो उन सभी को अपना हाथ दिखाता है और ये बोलता है कि ये देखो ये सारा कुछ उसी कर्ज की वजह से हुआ है और लो हम पहुँच गए। और जैसे ही ये सारे आइलैंड की तरफ देखते हैं और पीछे पलटते हैं तो बोबो वहाँ से गायब होता है और ये देखकर वो सारे चौंक जाते हैं। और तभी अचानक वो ये नोटिस करते हैं कि इस जगह पर एक काफी बड़ी वेव आ रही होती है और इनको डुबा देती है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे कोलोना आइलैंड के बीच पर पड़े होते हैं और जब उनकी आंख खुलती है वो सारे ये नोटिस करते हैं कि वो कोलोना आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर ग्रे उनसे ये बोलता है कि हम सारे एक साथ मिलकर इस मिशन को कंप्लीट करेंगे और एक साथ यहाँ से वापस जाएंगे। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे इस जगह के एक विलेज के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये सभी ये नोटिस करते हैं कि इस गाँव में रहने वाले लोग काफी अजीब है और इनकी बॉडी का कोई न कोई पार्ट किसी मॉन्स्टर या फिर डीमन से मिलता जुलता है। और यहाँ पर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि इस गांव का चीफ होता है और इसका नाम होता है मोका। वो ये बोलता है कि जब से इस मून का कलर बदलकर पर्पल हुआ है तभी से हम सारे शापित हो चुके हैं। और तभी हम ये देखते हैं कि इस मून के आसपास के सारे बादल हटने शुरू हो जाते हैं और ये पूरा का पूरा गांव मॉन्स्टर्स के अंदर तब्दील हो जाता है। और यहाँ पर ये सारे लोग बता रहे होते हैं कि जब भी इस मून की रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है तो हम डीमंस बन जाते हैं, लेकिन सुबह होते ही हम सारे नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। और तभी मौका ये बोलते हैं पर इस सिचुएशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दोबारा से इंसान नहीं बन पाते और वो पूरी तरह से डीमन बन जाते हैं और हमारे पास उन्हें मारने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। और वो ये कहते हैं कि मेरे बेटे के साथ भी ऐसा ही हुआ था और मुझे उसे मारना पड़ा। और ये सारे उसके बेटे की फोटो देखकर काफी चौंक जाते हैं क्योंकि ये वही बंदा होता है जो कि इन सबको यहाँ पर लेकर आया था। और ये सारी बातें सुनने के बाद लूसी कहती है कि मैंने उसे, पर ग्रे उसे चुप करा देता है और ये कहता है कि अब
मुझे पता चला कि वो बंदा गायब कैसे हो गया था। वो बंदा मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि विलेज के चीफ मोका ये बताते हैं कि इस कर्ज को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम्हें मून को डिस्ट्रॉय करना होगा। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि ये सारे इस आइलैंड पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल जाते हैं ताकि इस कर्ज को खत्म करने का वो कोई और तरीका ढूंढ सके। लेकिन जब ये सारे आगे जा रहे होते हैं तभी अचानक एक काफी बड़ा चूहा इनके ऊपर हमला कर देता है। इसकी भैंस की लक्कड़ ये कहाँ से आ गया? और ये सारे उससे बचकर भाग रहे होते हैं। और फिर हम ग्रे को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और इस चूहे को पलट देता है। ले चूहे अल्टी पल्टी। और तभी लूसी ये नोटिस करती है कि उसके सामने एक काफी पुरानी बिल्डिंग है और वो सभी से ये बोलती है कि चलो इसके अंदर चलते हैं। लेकिन भाई नात्सु और ग्रे इस चूहे को काफी गंदे तरीके से मार रहे होते हैं और इसके ऊपर लाते और मुक्के बरसा रहे होते हैं। इसकी भैंस की टैंट ये हमारे ऊपर हमला करेगा, इसकी तो मैं जान ले लूंगा, मार भाई मार इसे। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो सारे एक टनल के अंदर आ जाते हैं और अंदर जाने के बाद नात्सु जमीन पर पैर मारना शुरू कर देता है, लेकिन ये जमीन टूट जाती है और ये सारे एक अंडरग्राउंड केव के अंदर गिर जाते हैं। लेकिन नात्सु को ये पता होता है कि उसने गलती की है तो वो यहाँ से भाग रहा होता है और ग्रे भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। लेकिन तभी अचानक ये सारे नोटिस करते हैं कि इनके सामने एक काफी बड़ा और जायंट डीमन है जो कि आइस के अंदर कैद है। और इसको देखकर ग्रे बोलता है कि ये यहाँ पर कैसे? और तभी नात्सु उससे ये पूछता है क्या तुम इसके बारे में जानते हो? ग्रे कहता है कि ये डेली ओरा है, द किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन। और जब ये सारे बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक उन्हें यहाँ पर किसी के आने की आवाजें आती हैं और ये सुनकर वो सारे छुप जाते हैं। और तभी वो ये देखते हैं कि यहाँ पर दो विजर्ड्स आ रहे होते हैं जिनमें से एक कुत्ते की तरह लग रहा होता है। और तभी पीछे से एक और विजर्ड आती है और ये कहती है कि किसी ने एंजेलिका को आज काफी गंदे तरीके से मारा है। और ये उसी चूहे की बात कर रही होती है जिसे ग्रे और नात्सु ने काफी बुरे तरीके से मारा होता है। उसी का नाम एंजेलिका यानी कि मंजुलिका होता है। और इसके बाद वो लड़की ये बोलती है कि ये सारी बातें एम्परर तक पहुंचने से पहले हमें उन सभी का पता लगाना होगा। लेकिन तभी अचानक कहीं से कुछ पत्थर गिरने की आवाजें आती हैं और ये सारे वहीं भाग जाते हैं। और भाई ये सारा काम अपने हैप्पी सिंह का होता है। और फिर हम ग्रे को देखते हैं जो कि इस डीमन किंग को देखकर ये सोच रहा होता है कि इन्हें ये कहां से मिला, इसे तो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में सील किया गया था। और फिर वो एक फ्लैशबैक याद करता है कि 10 साल पहले इस डीमन ने काफी तबाही मचाई थी और इस वजह से काफी सारे लोग मारे गए थे। और मेरे मास्टर जिन्होंने मुझे मैजिक सिखाया था उन्होंने भी इसे सील करने में अपनी पूरी जान लगा दी थी। और ये सारी बातें सोचने के बाद ग्रे कहता है कि मुझे उस कोल्ड एम्परर को ढूंढना ही होगा। अगर उसने मेरे मास्टर के सैक्रिफाइस को ऐसे ही जाने दिया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे डेली ओरा को देख रहे होते हैं। और तभी ग्रे ये बोलता है कि ये डीमन इस आइस के अंदर अब भी जिंदा है। और ये सुनने के बाद नात्सु कहता है तो चलो यार इसको खत्म करते हैं। और ये बोलने के बाद वो उसे मारने के लिए आगे जा रहा होता है, लेकिन तभी ग्रे नात्सु के एक जोरदार लात मारता है और वो काफी दूर जाकर गिरता है। और ग्रे बोलता है कि अगर ये एक बार जिंदा हो गया तो इसे रोकना नामुमकिन है। और तभी नात्सु ये बोलता है कि मैं इसे आराम से हरा सकता हूँ, तो मुझे एक बार आगे जाने दे। पर ग्रे उसको रोक लेता है और ये कहता है कि मेरे मास्टर ने इसे रोकने के लिए आइस शेल का इस्तेमाल किया था और ये एक ऐसा मैजिक है जो किसी भी मैजिक से मेल्ट नहीं हो सकता। और तभी नात्सु ये बोलता है कि चलो यार एक काम करते हैं, उन तीनों को पकड़कर उनकी 2-4 लाफे मारते हैं और वो सारा कुछ उगल देंगे। और ये सुनने के बाद लूसी मान जाती है पर ग्रे उसे मना कर देता है और वो ये कहता है कि हमें यहाँ पर वेट करना चाहिए जब तक कि चांद नहीं निकल जाता, क्योंकि वो 3 विजर्ड्स भी इसी के बारे में बात कर रहे थे। और एक बात तो साफ है कि डेली ओरा और विलेजर्स के बीच में कुछ तो कॉमन है। और इसके बाद ये सारे चांद निकलने का वेट करना शुरू कर देते हैं और हमारा प्यारा नात्सु आराम से घोड़े बेचकर सो जाता है। और फिर हम ग्रे को देखते हैं जो कि अपनी पुरानी ट्रेनिंग को याद कर रहा होता है, जहाँ पर उसके मास्टर उसे सिखा रहे होते हैं और ये कहते हैं कि मेरी ट्रेनिंग काफी हार्ड है, क्या तुम ये कर पाओगे? ग्रे कहता है कि हाँ मैं कर ही लूंगा। और फिर हम हैप्पी सिंह और लूसी को देखते हैं जो कि बैठे हुए बोर हो रहे होते हैं। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि लूसी अपनी गेट की निकालती है और यहाँ पर लायरा को समन करती है। और ये एक गाना गाने वाली स्पिरिट होती है जो कि आते ही अरिजीत सिंह के गाने गाना शुरू कर देती है। और ये एक सैड सॉन्ग चन्ना मेरेया गा रही होती है और ये सॉन्ग इतना ज्यादा सैड होता है कि ग्रे की आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। और फिर हम नात्सु और हैप्पी सिंह को देखते हैं जो कि इस सॉन्ग को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सिंगल हैं और इन्हें चन्ना मेरेया से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता। और जैसे जैसे लायरा ये सॉन्ग गा रही होती
होती है ग्रे की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और ये अपनी सेटिंग रानू मंडल को याद कर रहा होता है और साथ ही में ग्रे अपने पुराने दिनों को भी याद करने लगता है जब वो ट्रेनिंग कर रहा था और एक छोटा सा बच्चा था और वो अपने मास्टर के सामने होता है लेकिन हार नहीं मानता और बार बार प्रैक्टिस कर रहा होता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे लोग सॉन्ग सुनने के बाद सो जाते हैं और थोड़ी ही देर के बाद ये सारी जगह हिलना शुरू हो जाती है और इन सभी की आंख खुल जाती है और नात्सु ये देखकर काफी चौंक जाता है कि ऊपर से डेलिओरा के ऊपर पर्पल लाइट गिर रही होती है और ये देखकर वो सारे भागना शुरू कर देते हैं ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिरकार ये पर्पल लाइट कहाँ से आ रही है। और लाइट का सोर्स ढूंढते ढूंढते वो सारे टेम्पल के ऊपर पहुंच जाते हैं लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करते हैं कि उनके सामने काफी सारे सॉर्सरर्स होते हैं जो कि मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं, हिम क्रीम आइसक्रीम। और तभी ये बात सामने आती है कि ये सारे मून लाइट को कलेक्ट कर रहे होते हैं और ये सारा कुछ देखकर लायरा बताती है कि ये एक तरह का एंशिएंट स्पेल है जिसे मून रिंग कहा जाता है और मेरे ख्याल से ये इसका इस्तेमाल करके डेलिओरा को जगाना चाहते हैं। और तभी ग्रे ये बोलता है लेकिन ये आइस मेल्ट नहीं हो सकता। लायरा कहती है लेकिन मून रिंग से ये किया जा सकता है क्योंकि मून की एनर्जी किसी भी स्पेल को ब्रेक कर सकती है। और वो ये कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि विलेजर्स जिसे कर्स समझ रहे हैं वो इस मून ड्रिप के साइड इफेक्ट्स हैं। और तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है एक ऑड विजर्ड की जिसने मास्क पहना होता है और उसके साथ वो तीनों विजर्ड्स होते हैं जिनमें से एक वही टॉमी यानी कि कुत्ता होता है। और ये सारे नात्सु और उसकी टीम के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी ये लड़की बताती है कि वो सारे भाग चुके हैं और फिर ये डेलिओरा के बारे में बात करते हैं और वो बंदा ये बोलता है क्या डेलिओरा आजाद हो गया? पर ये लड़की मना कर देती है और तभी ये बंदा बोलता है कि तुम्हें उन्हें ढूंढना है और जहाँ भी वो लोग दिखे तुम उन्हें जान से मार दो। और मेरे ख्याल से वो लोग इसी गाँव के हैं क्योंकि यहाँ पर जल्दी से कोई बाहर का बंदा नहीं आता। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि नात्सु बाहर आ जाता है और वो लड़ने के लिए एकदम तैयार होता है और ये सारे नात्सु को नोटिस कर लेते हैं और उससे लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं। और इसके बाद इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर ये सारे अपने अपने खतरनाक मैजिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन तभी ग्रे इस मास्क वाले बंदे को पहचान लेता है और ये बोलता है लियोन तुम ये जानते भी हो कि तुम ये क्या कर रहे हो? लियोन कहता है ओ तो तुम हो ग्रे, मुझे नहीं लगा था कि ये विलेजर्स तुमसे हेल्प लेंगे और तुम सब जाओ, मैंने तुमसे जो कहा है वो करो। और नात्सु उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ रहा होता है अबे ओए रुक जाओ। लेकिन तभी लियोन उसे अपनी आइस से जमा देता है जिसके बाद ग्रे लूसी और हैप्पी से ये बोलता है कि तुम दोनों जल्दी जाकर विलेजर्स की हेल्प करो। जिसके बाद वो नात्सु के एक जोरदार लात मारता है और नात्सु लुढ़कता हुआ नीचे जा रहा होता है और ये कहता है अबे ओए चिमकांडी तुझे मुझसे दिक्कत क्या है? और ग्रे ने ये इसीलिए किया होता है ताकि वो लियोन की रेंज से काफी दूर चला जाए। और तभी ग्रे लियोन को देखकर ये बोलता है कि तुम हमारे मास्टर की लेगेसी को बर्बाद क्यों करना चाहते हो? और तभी लियोन अपना मास्क उतार लेता है और ये कहता है कि चिल्लाओ मत, वो तुम ही हो जिसने हमारे मास्टर को मारा है। और यहाँ पर नात्सु अपने फायर मैजिक से आइस को मेल्ट करने की कोशिश कर रहा होता है अबे हो जा अबे हो जा अबे हो जा ना। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम एक शिप को देखते हैं जिसके अंदर काफी सारे बंदे बेहोश पड़े होते हैं। और फिर हम एक पायलट को देखते हैं जो कि एक बंदे से ये पूछता है कि आखिर तुम कोलोना आइलैंड क्यों जाना चाहते हो? और तभी पीछे से एक आवाज आती है तुम चुपचाप शिप को चलाओ और बकवास बंद करो। और इस पायलट की डर के मारे घिग्गी बन रही होती है और वो ये कहता है कि तुम एक काम करो, हमारा शिप ले लो और हमें यहाँ से जाने दो। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि एर्जा होती है और ये कहती है कि तुमसे जितना कहा है तुम उतना करो और जो भी रूल्स को तोड़ता है उसे सजा मिलती है। और ये बात सुनकर उन सारे मुर्दों में जान आ जाती है और ये सारे एर्जा के ऊपर लट्टू हो जाते हैं। और इसके बाद हम दोबारा से लियोन को देखते हैं जो कि ग्रे पर अटैक करने के बाद ये बोलता है कि तुम चाहे जो भी कर लो लेकिन मैं डेलिओरा को आजाद करके ही रहूंगा। और ये बोलने के बाद वो ग्रे के ऊपर हमला कर देता है लेकिन ग्रे भी अपनी शील्ड बनाकर उससे बच रहा होता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। जिसके बाद लियोन ये बोलता है कि ये सारा कुछ बेकार है क्योंकि तुम स्टैटिक मैजिक का इस्तेमाल करते हो और मैं मूविंग जिससे मेरी चीजें मूव कर सकती हैं और मैं जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा वो लिविंग क्रिएचर की तरह मूव करेंगे। और तभी हम ये देखते हैं कि ग्रे अपने आइस हैमर का इस्तेमाल करता है लेकिन लियोन भी अपनी शील्ड बनाकर उसको रोक लेता है। और ये डिफेंस लियोन ने एक ही हाथ से किया होता है जिसको देखकर ग्रे काफी चौंक जाता है और ये कहता है कि तुमने ये एक हाथ से कैसे किया? लियोन कहता है कि मैं इन सारी चीजों को पहले ही सरपास कर चुका हूँ और मैं तुमसे काफी स्ट्रॉन्ग हूँ और इसीलिए मैं डेलिओरा को आजाद करने वाला हूँ और फिर मैं इसे हराकर तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। और मैं बचपन से ही हमारे मास्टर को हराना चाहता था पर तुम्हारी वजह से वो मारी गई। और ग्रे उसे रोकने की काफी कोशिश करता है कि तुम ऐसा मत करो पर वो ग्रे के ऊपर हमला कर देता है और उसे पीछे गिरा देता है और ये कहता है कि तुमने ही डेलिओरा से लड़ने का चैलेंज दिया था इसीलिए हमारी मास्टर मारी गई और ये सारी तुम्हारी गलती है। और फिर इसके बाद हम ग्रे को देखते हैं जिसकी हालत काफी गंदी हो जाती है पर तभी उसके सामने एक परछाई आती है और ये कहती है क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी हार मान रहे हो? और ये शैडो उसे बार बार उठा रही होती है और ये बंदा कोई और
और नहीं बल्कि नात्सु होता है और वो ये कहता है, अरे यार उसने तो तुझे काफी गंदा मारा है। और ये बोलने के बाद नात्सु उसे अपनी पीठ पर उठाता है और विलेज की तरफ लेकर जाने लगता है। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रे की मास्टर उसे डेलियोरा से लड़ने से मना कर रही होती है। और जब नात्सु एस क्लास क्वेस्ट के लिए निकलने वाला था तो उसने ग्रे को अपने साथ आने से मना किया था। और तभी ग्रे को ये रियलाइज होता है कि मास्टर उर ने ऐसा क्यों किया था। और ये सारी बातें सोचने के बाद ग्रे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ये कहता है कि नात्सु मुझे माफ करना, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, ये सारी मेरी गलती है। लेकिन तभी नात्सु उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है और ये कहता है, अबे ओए रोना बंद कर, हम सारे फेरी टेल के मेंबर्स हैं और हम रोते नहीं हैं, समझा। और तेरे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है उसे छोड़कर आगे का देख, उस पर फोकस कर। और फिर अगली सीन में हम लूसी को देखते हैं जो कि सारे के सारे विलेजर्स के सामने लियोन और उसकी टीम का भांडा फोड़ रही होती है। और तभी अचानक यहाँ पर मोका की एंट्री होती है जो कि इस विलेज के चीफ हैं। और लूसी उन्हें भी ये सारी बातें बता देती है कि आखिरकार माजरा क्या है। और ये सुनने के बाद मोका बोलते हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी कहानी क्या है, मैंने तुमसे कहा था मून को डिस्ट्रॉय कर देना, तुमने क्यों नहीं किया। और यहाँ पर लूसी उसे समझाने की काफी कोशिश कर रही होती है पर इस बुढ़े की सनक जाती है और ये कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तुमसे कहा था कि मून को डिस्ट्रॉय कर देना, तुमने क्यों नहीं किया, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, मैं इसे मार दूंगा। और तभी उसका एक साथी ये बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बुढ़ा बुढ़ापे में सटिया गया है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि लूसी यहाँ पर विग्रो को समन करती है और वो यहाँ पर एक ट्रैप बना देती है। लेकिन विग्रो को देखकर ये सारे लोग कह रहे होते हैं, अरे वाह ये कितनी क्यूट है, काश ये मेरी बंदी होती। और तभी ऊपर से एक बंदा ये बोलता है कि सामने से कोई आ रहा है और ये सारे गेट को खोल देते हैं। और भाई साहब ये कोई और नहीं बल्कि नात्सु होता है। और लूसी उसे आगे आने से मना करती है, अबे ओए आगे मत आ मत आ मत आ। लेकिन भाई नात्सु की किस्मत खराब होती है और वो नीचे ट्रैप में गिर जाता है। और तभी नात्सु ये नोटिस करता है कि वो आइस मैजिक से बच चुका है। लेकिन तभी अचानक सारे के सारे गाँव वाले ये नोटिस करते हैं कि आसमान में उड़ती हुई मंजूलिका उनकी तरफ आ रही होती है, यानी कि वही चुईया। और उसके हाथ में एक बकेट होती है जिसके अंदर पॉइजन जेली होती है। और तभी उसमें से एक ड्रॉप लूसी के ऊपर गिरने ही वाला होता है। लेकिन तभी नात्सु यहाँ पर आकर उसको बचा लेता है और ये देखकर चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। और तभी मंजूलिका इस बकेट को नीचे फेंक देती है और नात्सु भी अपनी फायर ड्रैगन फ्लेम का इस्तेमाल करता है। और इस अटैक की वजह से ये जेली अंदर ना गिरकर बाहर गिरती है। और इसके बाद वो तीनों विज़र्ड्स सामने आ जाते हैं और ये देखकर हैप्पी सिंह भी उनसे लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है, अभी ओए शीतल से मैं लड़ूंगा। और इसके बाद हम ग्रे को देखते हैं जो कि लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है पर तभी नात्सु उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे दोबारा से सुला देता है। और सारे विलेजर्स उसे लेकर यहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है शैरी और वो उन सभी को रोकने के लिए मंजुलिका के ऊपर बैठकर जा रही होती है। लेकिन तभी लूसी उसके पैर पर चिपक जाती है और उसे गुदगुदी करना शुरू कर देती है, जिसके बाद ये तीनों पटाख से नीचे आकर गिरते हैं। और इसके बाद हम नात्सु को देखते हैं जो कि उस कुत्ते जैसे दिखने वाले विज़र्ड पर हेडबट मारता है और दूसरे वाले पर अपनी फायर से अटैक करता है। लेकिन ये बंदा जिसका नाम यूका होता है वो इसे आराम से रोक लेता है और ये कहता है, अच्छा तो तुम सैलामेंडर हो। और इसके बाद वो अपनी तारीफ करना शुरू कर देता है कि वो भी एक काफी अच्छे गिल्ड से है। लेकिन तभी नात्सु ये बोलता है कि चल चल बाप को मत सिखा। और ये सुनने के बाद यूका उसके ऊपर हमला कर देता है और नात्सु भी उसे रोकने की काफी कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है और तभी यूका ये बोलता है कि मेरा मैजिक किसी भी स्पेल को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और ये सुनने के बाद नात्सु बिना अपने मैजिक का इस्तेमाल किए अपने हाथ को उसके बैरियर के अंदर घुसा देता है। तेरी भैंस की क्या बोल रहा है तू। और यूका ये देखकर काफी खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी नात्सु अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का रसीद कर देता है जिससे वो उड़कर काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी वो कुत्ते जैसा विज़र्ड जिसका नाम टोबी होता है वो ये कहता है कि मैं तो इस बंदे से काफी स्ट्रॉन्ग हूँ। और ये बोलने के बाद वो नात्सु के ऊपर अपने पैरालाइजिंग नेल से अटैक करना शुरू कर देता है और ये कहता है कि एक बार मैं तुझे छू लूं तो तू काम से गया। लेकिन तभी नात्सु ये बोलता है, अभी ओए तेरे सर पर कुछ लगा हुआ है। और जैसे ही वो अपने आप को छूता है तो उसे 440 और 880 वॉट का झटका लगता है। और फिर हम एक और मास्क वाले बंदे को देखते हैं जो कि कोल्ड एम्परर से ये पूछता है कि तुमने उसे क्यों नहीं मारा। अरे मैं बस खून खराबा नहीं चाहता, अगर वो फिर से मेरे सामने आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। और फिर अगली सीन में हम शैरी को देखते हैं जो कि लूसी के सामने खड़ी होती है और काफी जोर जोर से रो रही होती है। और तभी वो अपनी एक वुडन डॉल मैजिक का इस्तेमाल करती है जिससे एक पेड़ उसकी डॉल की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन भाई लूसी भी टॉरस को समन कर लेती है और वो इसे काट काट कर ठंड में जलाने वाली लकड़ियों में तब्दील कर देता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि टॉरस शैरी पर हमला करने के लिए आगे जा ही रहा होता है पर वो आधे रास्ते में रुक जाता है और दोबारा से लूसी के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। और यहाँ पर टॉरस अपने मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और ये सारा कुछ शैरी कर रही होती है। और लूसी टॉरस को हटाने की काफी कोशिश कर रही होती है लेकिन टॉरस अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और ये सारा कुछ शैरी अपनी मैजिक से कर रही होती है जिसका नाम होता है मैरियोनेट मैजिक अटैक।
जिससे वो किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकती है। और तभी लूसी उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे बस प्रोटेक्ट करोगे। और ये सुनने के बाद टोरस दोबारा से कंट्रोल में आ जाता है और वो यहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि लियोन डेलिओरा को जगाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार है। और क्या नात्सू अपने फायर मैजिक से आइस एम्परर को रोक पाएगा? तो ये जानने के लिए आपको पार्ट 3 देखना होगा, जिसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके 10K की फैमिली फटाक से कंप्लीट करवा दो। और मैं भी आपके लिए ऐसी ही मजेदार वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो चलो यार, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।